अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसीम अब्बास। ये हसन चौधरी साहब की बहुत मोहब्बत है कि इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया है, और इस इंटरव्यू में मैं कहीं कुछ थोड़ा लाउड भी हो गया हूं, तो आप देखिएगा ज़रूर। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Heart to Hot. मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है कि I don't have the words that can do justice to his craft or his body of work. So I think I shouldn't even try. मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी मेरी उम्र नहीं है जितना उनका तजुर्बा है. And my only expectation is that by the end of this interview, you end up feeling a little bit more rich. Because I already do, having met him. जो विजडम उनके पास है, जो नॉलेज उनके पास है, और जो वैल्यूज़ उनके पास हैं हमारे ऊपर इम्पार्ट करने के लिए, आई डोंट थिंक देर आर वेरी मैनी पीपल लेफ्ट इन आवर कंट्री who can do that. I have with me, it gives me immense pleasure, it gives me great honor, it's a moment of great pride for me also that I have with me the legendary Janab वसीम अब्बास साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आपने इतना कुछ कहा कि अब बहुत बोझ पड़ गया है मुझ पे। मुझे लगता है कि मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। नहीं सर, सबसे पहले आई जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू थैंक यू सर. इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी एज वेल। अरे सर, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने डिसाइड किया. आई रियली वांट टू थैंक अली एज वेल, अली अब्बास, जिनको मैंने ये रिक्वेस्ट डाली थी. थैंक यू अली, ह्यूज शाउट आउट टू यू एज वेल, जिन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट कराया. सर थैंक यू सो मच कि आपने चूज किया. माय प्लेजर वसीम सर, 40 years and I think over 40 years of experience. मैं तो सिर्फ सोच ही रहा था कि from 1979 when I think you made your first debut on stage with Irfan Khusat साहब. जी. And 2021, mashallah, alhamdulillah, you're still working as hard and entertaining people still. सर ये तो कोई सवाल मैं इस बनता ही नहीं कि मैं आपको कहूँ कि how do you see your journey of these 40 years. बट सर एट दिस स्टेज हाउ डू यू रियली फील? आपने तो अपनी पूरी जिंदगी दे दी इस इंडस्ट्री को. आई फील ब्लेस्ड, और जाहिर है कि मैं यही चाहूँगा. मुझे इस काम से इतनी मोहब्बत है, मैंने इसके अलावा और कुछ सोचा ही नहीं था अपनी ज़िंदगी में. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज जस्ट अ लैड. मैंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं था. मुझे लगता था कि बस मैंने यही काम करना है. उसमें हम कितने कामयाब हुए इसके बारे में तो हमारे पास तो कोई पैमाना उसका है नहीं. लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम क्या बिल्कुल मुतमईन हो गए हैं इससे, आर वी सेटिस्फाइड, द आंसर इज़ नो. आई थिंक वी स्टिल हैव टू डू अ लॉट. आई स्टिल हैव टू डू अ लॉट. अभी कुछ करने का है. ऑब्वियसली इस एज ग्रुप में रह के इसी जगह पे यहीं पे करना है. अब जाहिर है और तो कोई जगह है नहीं. बट आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ताला ने सेहत अता की हुई है और ये मौका मिल रहा है और आज भी काम कर रहे हैं. तो मुझसे अगर कोई ये कहता है ना कि आपके दौर में, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये मत कहो कि आज आपके दौर में. जिस दौर तक हम काम कर रहे हैं वो हमारा ही दौर है. आप ये कह सकते हैं कि पिछले दौर में, इससे पहले, तो दौर तो आज भी है, काम तो आज भी कर रहे हैं. अब कितना कर रहे हैं, कितने मुतमईन है उससे, ये ज़रा ट्रिकी सवाल होगा. सर, योर फादर इनायत हुसैन भट्टी साहब वाज सच अ ह्यूज सुपरस्टार हिमसेल्फ. इतने बड़े वो सिंगर, इतने बड़े वो एक्टर एंड प्रोड्यूसर एज वेल. बट आई नो कि उन्होंने आपको शुरू में, ही वाजंट कन्विंस्ड दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. या ही वाज अगेंस्ट इट. सर ये क्या, इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि वो ज़माने ऐसे थे जब अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स को, स्पेशली फिल्म के एक्टर्स को और सिंगर्स को कोई बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था. शायद उनके दिमाग में कहीं ये बात होगी ज़रूर. और फिर उन्हें ख़दशा ये था कि
अगर मैं कामयाब ना हो सका तो क्या होगा, जैसे हर फादर को अपने बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र होती है। तो उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि मैं कुछ और करूं, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बात यह है कि वो चाहते थे कि मैं हसन अब्दाल चला जाऊं और मैं वहाँ जाके पढूं कैडेट कॉलेज में, और उन्होंने मेरा सब कुछ करवा दिया। वो मेरे एग्ज़ाम्स थे, वो एक ही दिन में उनके 3 पेपर्स होते थे, अब भी शायद ऐसा ही होता होगा। लेकिन मैंने तो नहीं जाना था, मैं उस वक्त 8th में था, तो 9th से आप हसन अब्दाल ज्वाइन करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब इससे कैसे बचा जाए यार, ये तो बड़ा मसला हो गया है। और अब्बा का रोब भी बहुत था, बहुत ही रोब था। तो बहुत अपने दोस्तों से उस एज में जो आपके मुशीर होते हैं, योर एडवाइजर्स, आप उनसे पूछते हैं कि यार क्या करना चाहिए, अब क्या कैसे बचूं इससे। तो ये डिसाइड हुआ कि यार देखो, ये तो लिखने का काम है, ऑब्वियसली पेपर होगा तो तुम कुछ लिखोगे, हाथ का ही कुछ कर लो। तो मैंने कहा यार हाथ का मैं क्या करूं, मैंने एक्टर बनना है यार, अगर मैं उंगली काट लूंगा तो कैसे मैं 3 उंगलियों वाला एक्टर बनूंगा, तो ये तो नहीं हो सकता। कि नहीं नहीं, हाथ काटने की ज़रूरत नहीं है यार। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हाथ को जला दिया जाए। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हाथ को जला दिया जाए, जिस रोज़ पेपर होगा उससे 1 या 2 रोज़ पहले हाथ को जला देंगे और कहेंगे कि जी अब तो लिखा ही नहीं जा सकता, तो क्या करें, अब इसमें तो कसूर भी कोई नहीं था। सर वेरी स्मार्ट। ये आपने अच्छा आइडिया दे दिया उन लोगों को जिनके पेपर होने वाले। तो जैसे डिज़ाइन था वैसे मैंने अपने 2 दोस्तों को इनवाइट किया घर पे। सुबह को मेरा एग्ज़ाम था, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे और चाय मंगवाई, बहुत गरम गरम खौलती हुई चाय। वो लेके आया केटल, तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरे हाथ पे गिरा दो, सारी उंडेल दो। तो दोस्त मेरे ने केटल उठाई और वो कहने लगा यार मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती, मैंने तो नहीं करना है। तो मैंने कहा यार, दूसरे से कहा तुम कर दो, तो उसने कहा नहीं भाई सोचना भी ना, मैं नहीं कर सकता ये। तो मैंने वो उठाई गुस्से में कि यार तुम लोगों के आने का फ़ायदा क्या हुआ फिर, अगर यही सब कुछ करना था तो मैंने वो पूरी केटल अपने हाथ असल में हाँ गिरा दी, गिरा दी, उंडेल दी पूरी, और मेरी चीखें निकल गई। वो बिल्कुल बॉइलिंग हॉट थी ना। अब हसन मेरे हाथ को कुछ हो ही ना, तकलीफ बेशुमार हो रही है और कोई उस पर कोई छाला नहीं बन रहा। और एक होता है ना कि आपका हाथ, चलिए छाले अगर नहीं बने तो सुर्ख इतना हो जाए कि देखने वाले को लगे कि जल गया है यार। अब वो हाथ सुर्ख भी नहीं हो रहा और तकलीफ से मैं बिलबिला रहा हूं। अब वो मेरे दोस्तों ने, जैसे हमने सारा ड्रामा डिज़ाइन किया हुआ था, मेरे भाई को आवाज़ें दी कि नदीम भाई, नदीम, नदीम इज़ माई ब्रदर, नदीम भाई ज़रा बात सुनिएगा। वो आए कमरे में, तो वो अब तो खैर बहुत उनकी पर्सनैलिटी जो है उसमें बहुत ही चेंज आ गया हुआ है। उस वक्त वो ज़रा बहुत थोड़े सड़ियल मिजाज थे। तो उनका क्या हुआ है, वो जैसे पंजाबी घरों में होता क्यों है, तो हाथ मैंने अपना यूं रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे करके रखा हुआ था। अब मैं उसको देखूं तो मैं कहूँ यार ये ना इस पर कुछ स्वेलिंग हो रही है, ना ये कमबख्त सुर्ख हो रहा है, ये क्या मुसीबत पड़ गई है यार। तो उन्होंने कहा ये वसीम के हाथ पे चाय गिर गई है। तो मैं अब यूँ हाथ दिखा रहा हूँ देखे। तो उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने देख के कहा हाँ कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएगी, पेस्ट लगाओ उस पर। पेस्ट लगा ली, तकलीफ दूर ना हो। अब एग्ज़ाम तो देने जाना है सुबह, अब एग्ज़ाम क्या दूँ, कुछ तैयारी की हो तो दूँ। प्लान ऑलरेडी किया हुआ था, प्लान तो किया हुआ था कि पेपर ही नहीं देना। तो पहला पेपर ही मैथ्स का था, और मैथ्स में मैं सारी जिंदगी चीटिंग किए बगैर पास नहीं हो सका, नहीं हो सका। आई वॉज सो वीक इन मैथ्स। तो जब मैंने वो क्वेश्चंस पढ़े तो ट्रस्ट मी मुझे एक भी नहीं आता था, एक सवाल भी नहीं आता था। तो मैंने वो पेपर को फोल्ड किया और जाहिर है उस पर अपना नाम लिखा और मैं बाहर आ गया। तो वो जिस स्कूल में हमारा एग्ज़ाम हो रहा था उसकी ग्राउंड में एक क्रिकेट मैच हो रहा था और मैं वहाँ क्रिकेट मैच देखने बैठ गया। तो मेरे भाई के दोस्त एक
उनका भी छोटा भाई एग्ज़ाम दे रहा था, वो भी कहीं बैठे हुए थे क्योंकि भाई अंदर एग्ज़ाम दे रहा था। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मैंने कहा जी वो पेपर देने के लिए आया था। तो उन्होंने टाइम देखा, उन्होंने कहा अभी तो 15 मिनट हुए हैं तो दे भी दिया है पेपर। मैंने कहा हाँ भाईजान वो आसान ही बहुत था, और मैथ्स में कितना टाइम लगता है, वो करके मैंने दे दिया है। तो बहरहाल अब उसका नतीजा भी निकलना ही था, वो निकला और फिर क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस शाम को मेरे हाथ पे छाले भी निकल आए और वो रेड हो गया बिल्कुल। आई थिंक 24 आवर्स का लैप्स हो गया, अगर पहले हुआ होता तो शायद आपके प्लान सक्सेसफुल हो जाता। आई वाज मैं तो इस काम में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने तो हाथ की कुर्बानी देने के बारे में सोच लिया कि यार करना मैंने यही है। बट सर ऑन रिकॉर्ड यू आल्सो सेड कि आपने अपने फादर को बोला एक्चुअली कि मुझे आप कोशिश, आपके तो इतने ताल्लुकात हैं, एंड पीटीवी के जीएम साहब थे जो कंवर साहब, जी 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 उनके साथ सिराई की फिल्म भी वो उस वक्त बना रहे थे, बिल्कुल, और आपने उनको बोला कि इनसे बात कर लें और कुछ नहीं तो। और मुझे weirdly ये बात याद आई बिकॉज अली इन माय इंटरव्यू नरेटेड अ सिमिलर इंसिडेंट वेयर यू वर डायरेक्टिंग अ ड्रामा एंड अली सेड आई वाज लाइक मुझे ही यार सोचने, बिकॉज यू वर लुकिंग फॉर एन एक्टर और आपको कोई मिल नहीं रहा था। एंड एट दैट टाइम व्हेन यू स्पोक टू योर फादर, उन्होंने आपको वही बात की जो फिर बाद में इवेंचुअली आपने अली को की। जी मैंने तो खैर अपने फादर की रिपीट की हुई बात की थी ना जी, बट मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी बात कही और वो फ़ौरन मेरी समझ में भी आ गया। मैंने उनसे कहा कि कंवर साहब आपके पास आते हैं, और मैं उस वक्त टीवी आना जाना शुरू हो गया था, चक्कर वक्कर मैं लगा रहा था। तो मैंने कहा कि आप इनसे कहें मुझे किसी ड्रामे में, किसी सीरियल में, किसी प्ले में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा यार बात सुनो, एक बार मैं कह दूंगा, दूसरी बार तो तुम्हें अपने अपने एक्टिंग के जोर पर ही काम करना पड़ेगा ना। तो यार पहली बार भी मुझसे क्यों कहलवाते हो, निकले हो इसमें तो फिर करो स्ट्रगल, जाओ। सारी ज़िंदगी तुम्हारे दिमाग में ये होगा, या जितने तुम्हारे कॉलीग्स होंगे वो ये सोचेंगे कि यार इसके बाप ने सिफारिश की थी इसकी। तो उन्होंने नहीं कहा और वो बात मेरी समझ में आ गई। लोगों को शायद ये लगता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे कोई इकॉनमी का मसला नहीं था। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी थी, बहुत ही रहमत थी। तो लेकिन ये कहा जाए कि मैंने इसमें टाइम नहीं दिया या मैंने इसमें स्ट्रगल नहीं की, वो मुझे उतनी ही करनी पड़ी जितनी किसी को भी करनी पड़ती है या जिसे करनी चाहिए। आपने स्टेज पे कर्टन्स ओपन करने से शुरू किया था इरफान खूसट साहब के स्टेज प्ले से। जी जी मैं उन्हें असिस्ट, मैं एक्चुअली गया था उनके पास, उन्हें मैंने कहा कि आप मुझे, मैं वो सारी एनवायरनमेंट देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे असिस्टेंट ही रख लीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम आ जाए। दिस वाज 79 सर, 97 जी 79। तो वो एक्चुअली इरफान साहब हमारे स्कूल फेलो थे, हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। बहुत सीनियर थे मुझसे, कोई मेरा ख्याल है 6 क्लासेस सीनियर थे। तो वो इत्तेफाक ये हो गया कि मैं गया तो कर्टन खोलने के लिए ही था, क्योंकि उस वक्त मैन्युअली कर्टन खोलता था। और आर्ट्स काउंसिल बहुत छोटी सी थी, एक हॉल था जिसमें 158 सीट्स थी सिर्फ, और उसके बाहर एक ओपन एयर में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था जिस पे प्लेज होते थे, और वो सारा कुछ आपको खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, कुर्सियाँ वुर्सियाँ और कार्पेट और जितनी भी चीज़ें थी। तो वो वहाँ पे प्ले कर रहे थे, बाहर एक प्ले कर रहे थे। तो जो अनवर अली साहब, वेरी सीनियर ब्यूटीफुल कॉमेडियन, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी उन्होंने की अपने दौर में, वो उस वक्त हीरो थे। वो मोहम्मद अली साहब की तरह बाल बनाते थे। अच्छा, और वो उनकी तरह ही, और बहुत हमेशा बड़े वेल ड्रेस्ड रहते थे अनवर साहब। उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई, ही वॉज प्लेइंग द हीरो ऑफ द प्ले। ओके उनका कोई मसला हो गया, तो मैं गया तो वो रिहर्सल रुकी हुई थी, तो वो डिस्कस कर रहे थे कि यार किसको रखें। तो मैंने कहा यार इसको ट्राई कर लेते हैं, वो कर लेगा तू? तो मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं कर लूँगा। तो फिर उन्होंने मुझ पर, इरफान साहब ने मुझ पर बहुत मेहनत भी की, और मैंने पहला प्ले उनकी डायरेक्शन में किया। सो मेरे वो पहले उस्ताद हैं
And that was your first break That was my of first. any kind. Of any kind. You started with stage. Yeah. And in 81, sir, your first film came out, Manzil. मैं सबसे पहले रेडियो गया था. अच्छा. मैं रेडियो गया था क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता था कि आप को चाहिए कि पहले अपनी वॉइस को आप बेहतर करें जी. और वॉइस कंट्रोल का आपको पता होना चाहिए. तो रेडियो जो है वो बेस्ट है इसके लिए. सो मैं रेडियो गया, मैंने ऑडिशन दिया जाके और मैं बुरी तरह से उसमें रिजेक्ट हुआ, बहुत ही बुरी तरह से. अच्छा. बिकॉज मैं जब माइक पे गया बोलने के लिए, जब मेरी टर्न आई, वो ऑडिशन हो रहा था, उसमें काफ़ी सारे लोग थे, कोई 20-25 लड़के लड़कियां. तो जब मैं गया माइक के सामने तो मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई और मैंने पता नहीं जो याद किया था वो कैसे मफल शफल करके रड़म करके मैंने बोला और वो तो मैं आई वॉज रिजेक्टेड, बैडली रिजेक्टेड. उन्होंने कहा यार तुम्हें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, जाओ पहले कुछ कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर पैदा करो. तो फिर उसके बाद मैंने फिर स्टेज किया. अच्छा. फिर मैंने रेडियो के 2-3 प्लेस किए बाद इवेंचुअली. जी इवेंचुअली. लेकिन वो आप तरतीब वैसे ठीक बता रहे हैं कि एज एन एक्टर मेरी फर्स्ट जो परफॉर्मेंस थी वो स्टेज थी, फिर टेलीविजन था. टेलीविजन और फिल्म, बिकॉज 81 में मंजिल आई. टेलीविजन. 83 में समुंदर आया. नो, मैंने पहले किया था एक सीरीज चलती थी, एक हकीकत एक फसाना. एक हकीकत एक फसाना. ओके ओके. ये रियाज बटालवी साहब, ये एक्चुअली ट्रू स्टोरीज पे होती थी, जो अखबार की कुछ इंटरेस्टिंग खबरें होती थी उन पर डिफरेंट राइटर्स लिखते थे. ओके ओके ओके. तो मैंने जो एपिसोड किया था वो मुन्नू भाई ने लिखा हुआ अच्छा. द नेम ऑफ द प्ले वाज पत्थर. But that was one episode. That was one episode. That was one. So that was your first appearance on TV, and this must have been then 79. There was 79 as Yeah, well. 79. अच्छा अच्छा. End of 79. Probably it was December or November. ये था 79. तो सर वो जो अभी आप बता रहे हैं कि रेडियो पे जब टांगे कांप रही थी, जब स्टेज पे पहली ब्रेक मिली और टीवी पे मिली, तो where did that confidence come from then? एक्चुअली तो मैं शायद पीटीवी से भी रिजेक्ट हो जाता. अच्छा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब जिस प्ले के लिए मुझे बुलाया गया था उसमें वो लीडिंग रोल था, बहुत ही लंबा रोल था वो और मेन रोल था वो. तो उन्होंने कहा कि भाई हम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि टीवी में ये होता था कि आप 3 रिहर्सल्स करते थे, 3 या 4 रिहर्सल्स होती थी और फिर रिकॉर्डिंग होती थी. तो उन्होंने कहा कि रिहर्सल में ट्राई करेंगे, अगर 2 दिन में तुमने कुछ इम्प्रूवमेंट शो की तो ठीक है, वरना फिर आइंदा कभी करेंगे. तो वो दूसरे दिन आई वॉज ऑलमोस्ट रिजेक्टेड. अच्छा. कि नहीं ये ठीक नहीं करे. नुसरत ठाकुर साहब थे, अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो प्रोड्यूसर थे. तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है, नहीं हो सकेगा तुमसे. मैं बहुत डिप्रेस हो गया और मैं आर्ट्स काउंसिल उन दिनों, क्योंकि स्टेज पहले कर चुका था, तो शाम को अक्सर आर्ट्स काउंसिल जाता था. तो मैं आर्ट्स काउंसिल गया, मैं बहुत ही डिप्रेशन में बैठा हुआ था. तो एक एक्टर होते थे बदियुज्जमा, ग्रेट एक्टर, वो चले गए थे इंग्लैंड, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ प्लेज किए एंड देन ही डाइड देयर. वो बहुत अच्छे, बहुत नाम वाले एक्टर थे. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों इतने अपसेट बैठे हुए हो. तो मैंने कहा जी वो कह रहे हैं कि कल मुझे उन्होंने अर्ली बुलाया है और कहा है कि अगर कल तक कोई इम्प्रूवमेंट ना हुई तो वो मुझे रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने. तो मैंने कहा अच्छा बोलो कैसे बोलते हो. तो मैं बोला, तो उन्होंने कहा यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये देखो तुम बिल्कुल गले से बोल रहे हो, ज़रा छाती से बोलो, अंदर से बोलो ज़रा, और इसके एक्सप्रेशंस ये हैं, ये इसको इस तरह से बोलो. तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया और उस गाइडेंस की रोशनी में मैं वापस जब घर गया तो मैं पूरी रात तकरीबन वो ट्राई करता रहा, शीशे के सामने खड़ा होके भी और वैसे भी. तो नेक्स्ट डे मैंने बहुत डरते डरते जब जाके अपनी लाइंस डिलीवर की, तो ठाकुर साहब वाज लाइक दिस. उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, ओवरनाइट इस लड़के में क्या तब्दीली आ गई है, चेंज आ गया है. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग, बट नोटिसेबल. या नोटिसेबल. तो वो हो गया, फिर वो रिकॉर्ड भी हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस वक्त के साथ आ ही जाता है. सर फिल्म की बिग ब्रेक फिर कैसे हुई? फिल्म की बिग ब्रेक तो देखिए कोई इसमें तो क्रेडिट मेरे वालिद का ही है.
क्योंकि हमारी होम प्रोडक्शन थी वो मंजिल। इट वाज बिग स्टार कास्ट। वो बिग स्टार कास्ट जी, बिग स्टार कास्ट है, कमर्शियल काम है ना जी, वो फिल्म तो बिल्कुल कमर्शियल काम थी ना। मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब थे, बाबरा शरीफ बाबरा थी, शरीफ वाज पेड विद यू, रवि साहब थे, आगा तालिश थे, तो दैट वाज अ लॉन्च पैड या, फिर। या तो वो अब एस सुलेमान साहब एस सुलेमान साहब की डायरेक्शन। एक्सक्यूज मी। तो वो तो मेरे फादर की वजह से ब्रेक मिला जी, वो कोई बहुत मैं उसको, तो उस वक्त तक उन्होंने कहा कि अब ठीक है, नाउ यू हैव डन स्टफ ऑन योर ओन। जी जी, वो फिर इवेंचुअली पेरेंट्स को गिव अप करना ही पड़ता है जी, आप क्या ही कर सकते हैं। उन्हें ये भी पता चल गया था कि इसने अपना हाथ जलाया था। अच्छा, उनको पता चल गई थी वो बात में। उनको पता चल चुका हुआ था, तो लेकिन बहरहाल। सर, ये जो उस वक्त माहौल था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फॉर अ न्यू कमर, आपके तो फिर भी कनेक्शन थे, येट यू हैड टू स्ट्रगल, बट उस दौर में पीपल हु हैड एब्सोल्युटली नो कनेक्शन, उनके लिए आसान था? वे वुड दे यूजुअली गो? कैसे होता था ये मामला? मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा। अब देखें, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, हालांकि मेरे फादर का फिल्म बिजनेस उस वक्त पीक पे था। And you were distributors as well, exhibitors as well, filmmakers as well. Producers, distributors, exhibitors, मतलब all facets of it. या बिल्कुल टोटली लीडिंग पोजीशन में थे। भट्टी पिक्चर्स वाज अ बिग नेम, अ वेरी बिग नेम। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। उसकी वजह यह है कि मैं एक तो बहुत जब बच्चा था तो आई यूज्ड टू गो टू द स्टूडियोज विद माय चाचा एंड कैफी साहब himself a producer, और अपने वालिद के साथ कभी कभार संडे या कोई इस तरह छुट्टी वुट्टी में तो वो ले जाते थे, जैसे बच्चों को आप अपने साथ ले जाते। तो बहुत सारे असिस्टेंट जो हमारी प्रोडक्शन में काम करते थे वो मुझे कभी घोड़े पे बिठा के थोड़ी राइड वाइड देते थे, कभी कंधे पे बिठा के कुछ लेने के लिए निकल गए बाहर। और जब मैं इंडस्ट्री में आया तो वो पूरा बैच जो है वो तकरीबन डायरेक्टर्स बन गए हुए थे। अच्छा। अब कहीं उनके सबकॉन्शियस में ये बात थी कि अगर हम इसे कास्ट करेंगे तो हम तो ना इसको डांट सकेंगे, ना हम इसके साथ कोई, हम तो इसके लाड उठाए हुए जब ये बच्चा था। इसको तो हमने इस तरह से किया हुआ है। तो और फिर मुझे आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा दफ्तर होने के बाद और एक वालिद का, चचा का, इस फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम होने के बाद मुझे ख़ुद भी मुनासिब नहीं लगता था कि मैं किसी के दफ्तर में जाके सिर्फ इस हवाले से इंटरेक्ट करूं कि मैं उनकी नज़र में आ जाऊं या कोई इस तरह की बात। सो मेरे लिए मुश्किल था वो। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बिल्कुल स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आज भी मुश्किल ही है। आज थोड़ी आसानियाँ पैदा हो गई क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं। उस वक्त बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी। सर, सवाल मेरा यही था कि कंपैरेटिवली उस दौर में ब्रेक इन करना ज़्यादा आपके हिसाब से मुश्किल था या टुडे द एवेन्यूज आर मोर, सो इट्स इजियर फॉर एन एस्पायरिंग एक्टर टू गेट हिज बिग ब्रेक? नहीं, वो उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था। उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था। देखिए, आज तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना जी। आज तो बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाता है। मेजर ब्रेक नहीं मिलेगा तो आपको कोई ऐसा ब्रेक मिल जाएगा जिसमें आप सपोर्टिंग कैरेक्टर करके सामने आ जाते हैं कम से कम डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर्स की नज़र में, और आपको फिर एक बड़ा चांस भी मिल जाता है। फिर अब आपके कमर्शियल्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर बहुत सारे लोगों को आप हंट करते हैं। जी जी जी, यार दिस इज़ अ गुड फेस एंड अच्छा एक्सप्रेशन है, कॉल हिम और हर, तो अब निस्बतन ज़्यादा आसान। एंड इफ देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज YouTube also now. YouTube also. So many social media platforms which people are using to their advantage. मैं तो खैर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ वो नहीं हूँ, हूँ भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं कटा हुआ हूँ उससे, लेकिन बहुत सारी हमारी वो टिकटॉकर्स जो हैं, जी जी जी, उनके बड़े नाम हैं। वो मैंने देखा, वो एक हमारी टिकटॉकर हैं, कोई लड़की, मुझे इसलिए उनका पता चला कि वो एक दिन जियो के साथ जी जी, जन्नत मिर्ज़ा, एग्जैक्टली। तो अब देखें ना, वो उसका प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया ही है ना। सो अब बहुत एवेन्यूज़ हैं, अब आप बहुत अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
दिखा सकते हैं अपना आप, बहुत फैसिलिटीज़ हैं। True. But sir, moving back to your journey, अब now 40 years of experience, it's not possible कि एक एक प्रोजेक्ट के हम बारे में बात करें, because मेरे तो ख्याल में पूरा पूरा प्रोग्राम एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम कर सकते हैं. But एक a very significant part of your life you dedicated to stage, and you were the absolute king of stage, not just acting but producing stage plays, और फिर आपने हर तरह के stage plays भी किए. टू योर क्रेडिट आपने एक्चुअली कराची और लाहौर की मुलाकात भी, यूनियन भी कराई कि मोइन अख्तर साहब एंड उमर शरीफ साहब को आप कराची से लाहौर भी लेके गए इन द प्लेस दैट यू वर प्रोड्यूसिंग. सो एंड दैट यू ऑन रिकॉर्ड सेड कि जो स्टेज का आपका दौर था वो आपका सबसे यादगार दौर, सबसे यादगार दौर था. सबसे. टेल अस समथिंग अबाउट दैट टाइम. देखिए, एक तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें यादगार इसलिए हो जाती हैं कि आप उस पीरियड ऑफ टाइम में आप यंग होते हैं और आपकी बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो फिर बन जाती हैं. मोइन भाई को मैं लाहौर नहीं लेके गया था. मोइन भाई ने मेरे प्ले किए ज़रूर, लेकिन वो उससे पहले भी जा चुके हुए थे. उमर के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी. 1980 में मैं एक प्ले करने आया था. उस ज़माने में यहाँ कराची में आदमजी ऑडिटोरियम होता था. जी 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 जी. तो वो प्ले मैं करने आया था जिसमें उमर बहुत ही, उस वक्त उमर की बिल्कुल एक राइजिंग एक मोमेंट होता है ना, एक एक्टर he was taking off. He was taking off and taking off really good. तो मेरी बहुत दोस्ती हो गई उमर के साथ. वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उसमें बहुत गहरी दोस्ती. सर सुनाए ना प्लीज, इफ इट्स नॉट टू पर्सनल. नहीं, इट्स नॉट दैट पर्सनल. वो एक्चुअली हुआ ये कि रंगीला साहब भी थे उस प्ले में. अब रंगीला साहब वो सब वेरी बिग नेम. तो फर्स्ट शो मैं और रंगीला साहब मेरे ही घर से उठ के, मेरे चूँकि चचा का घर था यहाँ पे, तो मैं उनके पास ही रहता था जब भी कराची आता था. तो रंगीला साहब भी शाम को वहीं पे बैठे हुए थे. तो कुछ बातें हमें निकालनी पड़ती हैं कि क्यों बैठे हुए थे. That's understandable, sir. I was very young, इसलिए मैं तो उसमें नहीं था. But my chacha and रंगीला साहब was, you know, they were having a good time. Let's put it that way. They were having a very good time. तो वो हम आदमजी ऑडिटोरियम पहुंचे तो लगा कि कोई मेला लगा हुआ है यहाँ पे. इतना क्राउड था बाहर, इतना क्राउड था कि गाड़ी को जगह नहीं मिल रही थी. तो बहुत मुश्किल से रंगीला साहब को छुपा के, हमें तो उस वक्त कोई जानता भी नहीं था ठीक से. This is 80. जी, This is 1980. दिस इज 1980. वो बस 71 में मेरा एक प्ले जो है, 79 में एक प्ले मेरा चल चुका हुआ था. तो वो प्ले के दौरान उमर की जब एंट्री होती थी तो बहुत बड़ी क्लैप आई. हमें तो उस वक्त ठीक से अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लड़का यहाँ पे कितना पॉपुलर है. बहुत बड़ी एंट्री क्लैप हुई और उसने आके ऊपर रंगीला साहब को एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, और सारी ऑडियंस जो है वो उसके साथ थी. तो रंगीला साहब को किसी बात पे आ गया गुस्सा. अच्छा. और उनके हाथ में ना इतनी लंबी छुरी उनके हाथ में थी. जो एंट्री उन्होंने बनाई हुई थी वो छुरी पकड़ के आते. रंगीला साहब वॉज प्लेइंग, वो कहानी थी उसकी, एक फिल्म का ऑफिस है. तो मैं डायरेक्टर हूँ और रंगीला साहब जो हैं वो एक प्रोड्यूसर हैं. तो वो छुरी लेके आते थे. तो जब उनका झगड़ा हुआ ना तो वो रंगीला साहब वाज ट्राइंग टू थ्रो हिम ऑफ द स्टेज. तो मैंने गुस्से में ना, तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने यूं करके छुरी की तो मेरा हाथ कट गया था. अब जाहिर है उस वक्त यंग थे तो एक बहुत ही आप डेडिकेटेड होते हैं ना, खून भी निकल रहा है, आप स्टेज से नहीं जा रहे कि मर जाऊंगा लेकिन एंट्री पूरी करके जाऊंगा. खैर वो कर्टन हो गया. जब कर्टन हो गया तो वो आ गई, डायरेक्टर थी नाहिद खानम, अल्लाह जन्नत में जगह दे, बहुत ही सीनियर, शी वाज लाइक अ सिस्टर टू मी. तो उन्होंने कहा कि वसीम तुमने उनको रोका. मैंने कहा ये देखो मैंने रोका, मेरा हाथ कट गया है यार, ब्लीडिंग हो रही है, खुदा का वास्ता. तो वो शो जब ख़त्म हुआ तो कुछ दोस्त थे रंगीला साहब के जो उमर को उठाने आ गए या मारने आ गए, जो भी है. इत्तेफाक से मैं उस वक्त उसके सामने खड़ा हो गया. मैंने कहा यार सईद साहब, रंगीला साहब को हम सईद साहब ही कहते थे, हिज नेम वाज
सईद। मैंने कहा सईद साहब ये तो नहीं होगा, ये एक्टर है, आपने जो बात करनी है इससे करें, आप करें, आपके बीच में हम नहीं आ सकते, लेकिन ये नहीं, ये लोग नहीं आएंगे, ये आएंगे तो फिर। और आपकी कोई उमर साहब से उस वक्त एफिलिएशन ऐसी नहीं थी, बिल्कुल दोस्ती नहीं, कुछ नहीं बिल्कुल नहीं थी। एंड रंगीला साहब से थी बिकॉज वो आपके चचा के घर पे थे। जी 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 जी। तो उमर के साथ तो वही रिहर्सल्स में जो 4 हमने रिहर्सल्स की थी, उसमें जो थोड़ी बहुत हेलो हाय हुई थी वही थी। यू हैड टू लूज मोर हियर देन देयर। बट देखिए ना, एथिक्स जो है ना, वो ये कहते थे कि नहीं, ये नहीं, दिस इज नॉट ऑन। ये नहीं हो सकता कि बाहर से 4-6 लोग आए और महज इस वजह से कि भाई आपने इनको क्यों जुगत की है या क्यों छेड़ा है या क्यों तंग किया है। तो वो खैर बीच बचाव हो गया और वो बाद में ख़त्म भी हो गई। रंगीला साहब के साथ सुलह हो गई। रंगीला साहब बहुत बड़े दिल के थे, अदरवाइज बहुत बड़े दिल के थे, उन्हें भी कुछ लोगों ने पुश किया था उस वक्त। तब से मेरी उमर से दोस्ती हुई और फिर ऐसी दोस्ती हुई जो आज तक कायम है। और फिर ऐसा दौर आया कि मैं कराची आता था तो उमर मेरे साथ ही रहता था, उमर लाहौर जाता था तो मैं उमर के साथ ही रहता था। मतलब हम अपने घर ही छोड़ देते थे, घर में जाते थे बस कपड़े वपड़े बदलने के लिए, बाकी 24 घंटे साथ ही होते थे। तो उमर को यस, मैं 89 में 1989 में पहला प्ले उमर का हमने किया था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पिंडी लियाकत ऑडिटोरियम, और फिर अलहमरा में किया था। एंड ही वॉज फेमस लाइक हेल। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो कितना पॉपुलर था, किस कदर पॉपुलर था। ही वॉज ऑलरेडी अ स्टार, ऐसा नहीं है, ही वॉज ऑलरेडी अ स्टार, लेकिन उसको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक एवेन्यू उनके लिए खुल गया पंजाब का। पंजाब में उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था कि क्लिप्स यहाँ के वहां लोग देख रहे हैं, और वो वीडियो पे वीसीआर पे चल रही थी। ड्रामे तो आ चुके हुए थे, बट वो प्रॉबेबली ही वाज इन टू माइंड्स के वहाँ पंजाबी ज़्यादा चलती है तो मैं उर्दू में कॉमेडी करता हूँ, एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। बट ही वाज वेरी वेल रिसीव्ड, वेरी वेरी वेल रिसीव्ड। उसने तो फिर झंडे गाड़ दिए थे जी, झंडे गाड़ दिए थे। तो बस फिर वो उसके बाद फिर उमर ने बहुत काम किया वहाँ, बल्कि फिर उमर ने अपना ज़ाती थिएटर वहाँ पे शुरू किया, उसका कास्टिंग डायरेक्टर था मैं, और हमने बहुत काम इकट्ठे किया। मोइन भाई ने और मैंने भी बहुत काम इकट्ठे किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, ये सब उस वक्त इतने पॉपुलर अभी नहीं हुए थे, पॉपुलर हो रहे थे लेकिन यहाँ पर नहीं पहुँचे थे अभी। तो या बहुत सर अच्छा वो तो दौर जो था, अब जैसे ऑफ कैमरा भी आप मुझे किस्से सुना रहे थे कि यू नो फैमिलीज वुड कम एंड बिग पॉलिटिशियंस एंड बिग ऑफिशियल्स दे वुड ऑल कम, और फैमिलीज के साथ हमेशा इतना अच्छा माहौल था। सर ये डाउनफॉल की जो वजह थी, वल्गैरिटी, ये कब सीप इन होना शुरू हुई और कैसे? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। इसका शॉर्टर आंसर तो ये है कि जब आर्ट में कारोबार दाखिल हो जाएगा तो आर्ट बिगड़ जाएगा, आप उसको बचा नहीं सकते। जब तक आर्ट आर्टिस्टों के हाथ में रहता है तब तक खराब नहीं होता, जब कारोबारी लोगों के हाथ में चला जाता है तो खराब हो जाता है। स्टेज के साथ यही हुआ। स्टेज में पहले एक्टर ही प्रोड्यूस करते थे प्लेज, उन्हें पता होता था, लाइक इन योर केस। जी जी, सो मेनी अदर केसेस। इरफान साहब प्रोड्यूसर थे और बेशुमार एक्टर्स जो हैं वो खुद प्रोड्यूस करते थे, या कोई राइटर प्रोड्यूस करता था या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूस करता था। तो आपकी अपनी भी एक, आपका अपना नाम भी स्टेक पे होता था ना, कि यार इसमें कोई सब स्टैंडर्ड बात ना हो, कोई अच्छा प्ले होना चाहिए, मूव्स अच्छी होनी चाहिए, हम फैमिली के लिए प्ले करते हैं, हमें इससे नहीं हटना चाहिए। ज़रा सी अगर कोई, ज़रा सी आप समझ लीजिए कि बिलो द बेल्ट अगर किसी ने बात की है तो फ़ौरन उसका नोटिस लिया जाता था, 1 सेकंड में नोटिस लिया जाता था। इसलिए आप पुराने ड्रामे उठा के देख लें, आप आज भी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एब्सोल्युटली, आपको कोई उसमें गंदी बात, कोई वाहियाती कुछ दिखाई नहीं देगा। थिएटर
आर्ट्स काउंसिल से निकला और चला गया प्राइवेट जगहों पे, सिनेमाज के अंदर। ये कैसे हुआ सर? बिकॉज वो तो बड़ा पॉपुलर था और सक्सेसफुल भी था, जी, सो व्हाई द नीड वाज फेल्ट फॉर दिस ट्रांजिशन टू हैपन? देखिए, वो थिएटर बहुत पॉपुलर हो गया, आर्ट्स काउंसिल में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो उसमें होता ये था कि डेट्स जो हैं वो स्क्रिप्ट जैसे जैसे आपने जमा करवाए हुए हैं उस हवाले से डेट्स निकलती थी। अब जिनकी नहीं निकली 6 महीने के लिए, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। तो वो एक प्रोड्यूसर होते थे, अब उनका इंतकाल हो गया, मियां शब्बीर उनका नाम था। तो उन्होंने सोचा कि एक प्राइवेट थिएटर क्यों ना बनाया जाए, और आइडिया था खालिद अब्बास डार साहब का, जिन्हें मैं तो जीनियस कहता हूँ और मेरे सीनियर हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत बहुत इज्जत है, और बहुत बड़े एक्टर, अपने दौर के बड़े शानदार एक्टर। तो उन्होंने इसके लिए कोशिश की और उन्हें लाइसेंस मिल गया। तो सबसे पहले महफिल सिनेमा एक लाहौर में था, वो महफिल थिएटर के नाम से शुरू हुआ। उसके बाद फिर अफजाल साहब ने अपना एक प्राइवेट थिएटर जो है वो शुरू किया तमसील के नाम से, जिसमें बहुत खूबसूरत प्लेज हुए उस दौर में। फिर 3-4 और सिनेमास जो हैं, तो वो फिर ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया वो, और वो चला गया प्योरली कारोबारी लोगों के हाथ में, जिन्हें सिर्फ कमाई से मतलब था, इस बात से मतलब नहीं था कि हमने क्या देना है, क्योंकि उनकी अपनी कोई चीज़ स्टेक में नहीं थी। तो बिगड़ गया। फिर वो बिगड़ा तो आप जैसे जैसे किसी चीज़ में स्पाइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर होता गया और फिर उसने ओवरशैडो करना शुरू कर दिया एक्चुअल काम को। उसकी वजह है ना जी कि आर्ट्स काउंसिल में तो बाउंड्रीज थी। आर्ट्स काउंसिल में तो आप कोई वल्गर बात नहीं कर सकते थे, डांसेस जो हैं वो अलाउड नहीं थे, कोई इस तरह की बात नहीं। जो प्राइवेट थिएटर्स थे वहाँ पे सब कुछ होता था, वहाँ बातें भी वाहियात होनी शुरू हो गई, जिसको लोग बहुत इंजॉय करते थे। तो आहिस्ता 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 वो आर्ट्स काउंसिल जो है वो जवाल पजीर होना शुरू हो गया। उसमें प्रोड्यूसर्स ने डेट्स लेना छोड़ दी कि कोई फ़ायदा ही नहीं है काम करने का, सख्ती बहुत है, एक सीधा प्ले करना पड़ेगा, तो उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। एंड दैट्स द सेम थिंग दैट हैपेंड विद फिल्म्स एज वेल। फिल्मों के साथ भी एग्जैक्टली आपने भी ये किस्सा सुनाया हुआ है पहले कि फिल्मों के साथ भी एग्जैक्टली ये हुआ कि जब बिजनेसमैन आ गए उसमें जो अच्छे डायरेक्टर्स थे, अच्छे एक्टर्स थे, उन्होंने किनारा कशी कर ली। जी 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 जी। एक चीज़ याद रखिए हसन, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे लोग इत्तफाक कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। किसी भी काम में, वो थिएटर हो, वो फिल्म हो, वो टीवी हो, जब स्क्रिप्ट माइनस हो जाएगा आप उसको नहीं बचा सकते, उसकी तबाही हो जाएगी। थिएटर में स्क्रिप्ट माइनस हो गया, स्क्रिप्ट रहा ही नहीं, वो मतलब ऐसे ही हो गया कि 4 पेजेस लिखे हुए हैं और बाकी आपने खुद ही करना है, एक्सटेम्पोर करना है, जो मर्जी किए चले जाएं आप। यही फिल्म में हुआ, स्क्रिप्ट्स माइनस हो गए। एक ही तरह की फिल्में, लंबे कुर्ते, धोतियां, खून, उस गुंडे गंडासे और जो कि हमारा कल्चर पंजाब का नहीं था। फिल्म भी खत्म हो गई। अब अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि कंटेंट जो है वो कहीं ड्रामों में भी हमें हिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका थोड़ा खौफ है सबको अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमने देखा है। ये हमने थिएटर से सफ़र शुरू किया और फिल्म में बहुत वक्त गुजारा, और हमने दोनों का शदीद डाउनफॉल देखा, और यही सब कुछ अब हम यहाँ देख रहे हैं। तो फिल्म में भी फिल्म का ग्राफ नीचे आने की वजह यह हुई कि स्क्रिप्ट ही नहीं रहे। मतलब आप बेशुमार, एक प्रोड्यूसर ने ये कहा कि अगर कोई उसकी फिल्म बहुत हिट हुई, मैं बल्कि नाम भी ले लेता हूँ उस फिल्म का। एक फिल्म थी कैदी, उसका गाना था माही आवेगा मैं फुल्लाना जावांगी, आज भी बड़ा फेमस, बहुत पॉपुलर गाना जी। उस गाने की बेस पे वो फिल्म तो हिट हो गई। तो उसके प्रोड्यूसर, बिलीव करें, वो अपने स्टूडियोज में बैठ के मजाक से वो ये कहते थे कि अगर मुझे कोई मेरी फिल्म की कहानी बता दे मैं 10,000 रुपया इनाम दूंगा। बट फिल्म वाज अ हिट। इवन द प्रोड्यूसर सेड कि यार कोई मुझे कहानी बता दे मैं 10,000। ही वाज अ वेरी गुड मैन, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे वो,
और बहुत हंसमुख और मतलब इस तरह के थे वो। उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने कहा जो मेरी फिल्म की कहानी बताएगा ना उसको मैं 10,000 रुपया इनाम दूंगा। तो जब कहानी माइनस होना शुरू हुई ना जी, तो फिर ये हुआ कि फिल्म तो हिट हो रही है लेकिन वो 4 गानों पे हो गई है, 3 गानों पे, मगर कब तक चल सकता था ये। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं अब फिल्म का ज़वाल। कितनी बदकिस्मती है कि इतनी फर्टाइल जगह पे पाकिस्तान के अंदर फिल्म जो है वो इस तरह ज़वाल पजीर है। बहुत अफसोसनाक बात है सर। दिस इज सच अ पर्टिनेंट डिस्कशन। अभी आपने जो पैरेलल ड्रॉ किया है, जी। मेरे तो दिमाग में बार बार अब यही बात आ रही है कि क्योंकि हम अब ड्रामों की बात करते हैं और हर हफ्ते हम लोग तो ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, मैं तो 14-15 ड्रामे हफ्ते के देखता हूँ। यही एस्पेक्ट ड्रामों में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नजर आना शुरू हो चुका है। जी जी जो कमर्शियलिज्म है, जी जी द ड्रामाज आर ऑल अबाउट रेटिंग्स। वी हियर कि इसकी रेटिंग आ रही है तो रोने धोने पे आ रही है तो बस वही चलेगा और वही पैटर्न है। एंड देन देयर इज दिस डिबेट के यार कि ठीक है ऑडियंस देख रही है तो ठीक है। ऑडियंस तो फिर वो प्राइवेट थिएटर भी देख रही थी सर। देख रही थी। ऑडियंस तो गंडासे वाली फिल्में भी देख रही थी। आज भी देख रही है, आज भी देख रही है ना जी। प्राइवेट थिएटर्स तो आज भी देख रही है ना। लाहौर में थिएटर जो है वो आज भी चल रहा है, 4-5 जगहों पे चल रहा है। लेकिन क्या कोई कोई फैमिली उसको देखने जा सकती है? नहीं। अब लोग आते हैं अकेले, दोस्तों के साथ। वो एक एंटरटेनमेंट आपने बिल्कुल ही डिफरेंट कर दी है, बिल्कुल डिफरेंट कर दी है। तो आप ठीक कह रहे हैं, ड्रामों में भी अब मसला ये होता है कि आप अगर किसी चीज़ पे तनकीद करें तो उसे बहुत पर्सनल ले लिया जाता है। तो हम बड़े मोहतात रहते हैं कि ठीक है, अगर इनकी समझ में बात नहीं आ रही है, समझते हुए भी नहीं आ रही है, तो क्या ही कहें, क्या ही कहा बट जा देव सकता गॉट टू टेक योर वर्ड। आपने तो उतार चढ़ाव फिल्म का या स्टेज का इतने करीब से देखा कि शायद और किसी ने इतने करीब से इन दोनों चीजों को ना देखा हो। तो आपके केस में अगर आप उनको समझा रहे हैं कोई बात, तो उनको क्यों नहीं समझ लग रही सर? हमारे उस्ताद ने हमें एक बात कही थी, यावर हयात साहब ने कहा, यार जिंदगी में 2 लोगों के साथ बहस न करना। किसके साथ? कहा एक ऐसे शख्स के साथ जिसको कुछ भी ना मालूम हो, वो तुम्हें इरिटेट कर देगा, और एक ऐसे शख्स के साथ जिसे तुमसे बहुत ज्यादा पता हो, तुम उसे इरिटेट कर दोगे। वाह। तो मैंने कहा जी ये जज कैसे करें हम कि इसे मुझसे बहुत ज्यादा पता है? उन्होंने कहा यही असल बात है, जिसके अंदर ये रियलाइजेशन आ जाएगी ना कि नहीं यार ही इज राइट और शी इज राइट, ये ठीक कह रही है, इसको ज्यादा पता है। ये मुश्किल काम है, ये नहीं होता, ये अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। देखिए हर प्रोडक्शन हाउस में हर जगह पे एक कंटेंट डिपार्टमेंट है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, और हम कौन होते हैं खिलाफ होने वाले, और हमारे खिलाफ होने से क्या ही होगा। अगर हम कहते हैं यार ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, आप इन्हें, खुदा का वास्ता है, इन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, इन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दें। अब मुझे बताइए मेरी क्या हैसियत औकात है कि मैं अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ प्ले रिजेक्ट कर दूं? मैं तो खुदकुशी कर लूंगा अगर मेरे सामने अनवर साहब का लिखा हुआ कोई प्ले आए और मैं कहूं कि नहीं इसमें कुछ नहीं है। इस पर हंसा ही जा सकता है ना यार, और क्या कहा जा सकता है। अब हमारी प्रॉब्लम भी दूसरी है, हमने इशफाक साहब के लिखे हुए प्लेस किए हैं, हमने बानो आपा के लिखे हुए प्लेस किए हैं, हमने अमजद साहब के लिखे हुए प्लेस किए हैं, हमने नूरुल हुदा शाह साहिबा के लिखे हुए प्लेस देखे हैं, हमने डॉक्टर डेनिस आइजक के लिखे हुए प्ले किए हैं, हमने इस उस एरा के बड़े बड़े असगर नदीम सैयद और बहुत सारे मुन्नू भाई और बहुत सारे लोग जो हैं। अब भाई फायजा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट हो, उमेरा का स्क्रिप्ट हो, खलील रहमान कमर साहब का स्क्रिप्ट हो, इस लेवल के लोगों का स्क्रिप्ट हो तो पढ़ने का भी मज़ा आता है और पता चलता है। ऐसा नहीं है कि नया बंदा अच्छा स्क्रिप्ट लिख नहीं सकता, बिल्कुल लिख सकता है। लेकिन बाबा आपने जो कंटेंट में बच्चे बिठाए हुए हैं वो डिजर्व करते हैं कि आप उन्हें जॉब दें, वो पढ़ के आए हैं, लेकिन आप उन्हें ट्रेनिंग भी दें।
आप उन्हें कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट पढ़ो और बताओ ये करना है या नहीं करना। अब भाई मैंने एक काम खुद किया ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं है उसका। देखिए ना, मैं एक घर का नक्शा बनाना नहीं जानता, आप मुझे एक दे दें किसी भी ब्लूप्रिंट दे दें आर्किटेक्ट का बनाया हुआ कोई, कि देखो ये सही है या गलत है, मैं क्या उसमें बता सकूंगा अनलेस मुझे उसमें ट्रेन किया जाए, मुझे समझाया जाए, बताया जाए कि ड्रामा इस तरह से होता है, ये होता है, वो होता है। ये चीज़ें जो हैं ये रेपिटेटिव चीज़ें निकालते हैं, रेपिटेशन नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कई बार तो ये होता है कि कुछ सीन हम करते हैं और स्क्रिप्ट में जब सीन कुछ 4-5-6 रोज के बाद कोई और सीन करने लगते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो अभी 4 दिन पहले किया है, और एसोसिएट भी कहता है कि जी किया हुआ लग रहा है, डायरेक्टर भी कहता है, बाज़ औक़ात तो एडिटर को फ़ोन करके पूछना पड़ता है, वो कहता है नहीं वो और था, ये और है। इतना सिमिलर जी, इतना सिमिलर, डिट्टो ही हो गया। मतलब हमारा कहने का मकसद ये है कि आप उन बच्चों को ये ट्रेनिंग दीजिए, वो जॉब भी डिजर्व करते हैं और उन्हीं में से बहुत अच्छे राइटर्स भी निकलेंगे, उन्हीं में से बहुत, क्योंकि वो बहुत सेंसिबल हैं। ये नहीं है कि उन्हें कोई पता नहीं है, वो पढ़ के आए हैं, कोई नापा का पढ़ा हुआ है, कोई कहीं और से पढ़ के आया है, कोई बाहर से पढ़ के आया, बट ग्राउंड पे एक और चीज होती है जी। ग्राउंड ट्रेनिंग इज इंटायरली डिफरेंट। थ्योरी और है, प्रैक्टिकल और है। थ्योरी आप सीख के आए हैं, प्रैक्टिकल आपको करना है, वो आपको करना है, वो करके प्रूव करना है। तो इसको मेरा ख्याल है कि इस प्रॉब्लम का कोई हल जो है वो सोचना चाहिए इन्हें, अदरवाइज ड्रामा जो है वो ख़राब हो जाएगा, मज़ीद ख़राब हो जाएगा, मुझे ये लगता है। ऑलरेडी आप देखिए ना कि अगर एक साल के अंदर, एक साल में क्यों जी, एक चैनल पर एक दिन में 3 प्लेस चलते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है जी। 7 से लेके रात 10 बजे तक 3 प्लेस उसमें चलते हैं। तो कितने एंटरटेनमेंट के चैनल हैं? होंगे कुछ 10। जी सर, टॉप 3 तो वही है, उसके अलावा भी जी मिला के भी 7-8 के करीब होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप तकरीबन 24 प्ले हर रोज दे रहे हैं, एवरी डे आप 24 ड्रामे दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। चलिए हम उन टॉप 3 चैनल्स की बात कर लेते हैं, वो पर डे 9 प्लेस दे रहे हैं, 9 ड्रामे आप रोजाना के दे रहे हैं। साल में आपने कितने प्ले देने हैं? एक प्ले कोई लगभग 4 महीने में खत्म हो जाता है करीब। तो साल में आपने कोई, आप समझ लीजिए, ये मैं सीरियल्स की बात कर रहा हूं, वन ऑफ प्लेज इसमें शामिल नहीं है, नॉट टेलीफिल्म्स, आपने कोई 30 के करीब दिए रफली जी। कितने हिट होते हैं उनमें से? सर 2 भी हो जाए तो जी, ये तो कोई एवरेज नहीं है कि 30 ड्रामे आपने दिए हैं और 2 जो हैं उन्हें एक्नॉलेज किया गया है। अगर आप रिवर्स कर दें कि 30 फिल्में बनी और उसमें से 2 अगर हिट हुई तो दैट्स नथिंग। 28 फ्लॉप हुई तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो तो डाउन द ड्रेन चली जाएगी ना। इंडस्ट्री के साथ हुआ क्या? यही तो हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, मुझसे कोई एग्री करे या ना करे ये तो उनकी मर्जी है। सर तो यू थिंक सोल्यूशन लाइज ओनली इन द कंटेंट टीम? हाउ डू यू असेस द एक्टर्स? देखिए एक्टर्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जो इस जनरेशन के जो एक्टर्स हैं दे आर ब्रिलियंट। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल, एनर्जी, शौक भी है उन्हें, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें शौक नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है वो। एक्टर्स पर तो हम उंगली उठा ही नहीं सकते। सर आपके कोई फेवरेट एक्टर्स आजकल जो? अगर आप यंगर लॉट की बात करें तो मुझे सज्जल बहुत पसंद है, मुझे सोनिया बहुत पसंद है, इसी तरह से और बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मावरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी नेचुरल उसकी अप्रोच है। और एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं आपके, जो यंग जो लड़के हैं बहुत अच्छे हैं।
आई थिंक समी इज़ वेरी गुड। अब समी को खासा अरसा हो गया है काम करते हुए, बट ही इज़ वेरी गुड। और इसी तरह से अहद इज़ गुड। और बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं। हमारा अपना भोला इमरान, इमरान, आई लव हिम, वो भी बहुत अच्छा है। हाउ डू यू असेस अलीज परफॉर्मेंसेस? मैं अली का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ जी कि मैं ले लेता हूँ सर। मेरा तो बेटा है तो वो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं उसका नाम लूँ, बट आई थिंक ही इज़ ऑल्सो गुड, ही इज़ ऑल्सो गुड। सर इन रीसेंट टाइम्स ऑब्वियसली पीटीवी के दौर से लेके आपने बेतहाशा काम किया, बट इन रीसेंट टाइम्स जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ज़िंदगी गुलजार है कि एक स्पेशल हमने प्रोग्राम किया था अपना, एक हमारा हॉट गोल्ड का सेगमेंट है जिसमें हम क्लासिक्स के बात करते हैं। उसमें आपका रोल सर, मैं जैसे आपको ऑफ कैमरा बता रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि वो कैरेक्टर आपके अलावा कोई उस तरीके से कर सकता था जैसे आपने किया सर। सर उसकी कोई मेमोरेबल बात, कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो। अब देखिए, वो ज़िंदगी गुलजार है एक ऐसा प्ले है जिसमें मैं तो कम से कम कोई नुक्स नहीं निकाल सका। मैंने उसका स्क्रिप्ट जब पढ़ा, मेरा कैरेक्टर बहुत छोटा था, बहुत लंबा रोल नहीं, येट वेरी इम्पैक्टफुल। जी 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 जी, वो पढ़ के अंदाज़ा हुआ कि ये ड्यूरेशन में छोटा है लेकिन इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा ये तो खैर कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि ये नोटिस ज़रूर होगा, क्योंकि वो बहुत सेंट्रल मेन कहानी के साथ जुड़ा हुआ रोल था। और मैंने बहुत इन्जॉय किया उसको, बहुत इन्जॉय किया मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया। समीना के साथ मेरी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। तो फिर सुल्ताना जी डायरेक्टर थी उसकी, तो आई एंजॉयड इट, बहुत मजा आया। सनम वाज सो गुड, सनम वाज ब्रिलियंट, शी वाज एक्सेलेंट। सनम इज वन ऑफ जो मैं अभी नाम ले रहा था, सनम। बट सर वो जो आप राइटिंग की बात समझा रहे थे, व्हेन वी सी जिंदगी गुलजार है, अभी हम रिसेंटली भी यही बात कर रहे थे कि जो उसमें मदर का एक पोर्ट्रेल है, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड इवन सनम्स कैरेक्टर, इस तरह के स्ट्रॉन्ग रोल्स लिखना और उनकी बजाय रोती धोती खवातीन या इवल माँ को दिखाना, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? बिकॉज दैट्स अ ब्लॉकबस्टर हिट दैट ड्रामा। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और आपके सवाल में ही इसका जवाब है। जिंदगी गुलजार है में क्या वो पिसी हुई औरत नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या वो बच्चियां पिसी हुई नहीं थी? 100%। लेकिन क्या वो दीवारों से टकरे मार रही थी? एक औरत थी जिसने ये फैसला किया कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है, वो रह रहा है अपनी दूसरी बीवी के साथ, वो बेटे के चक्कर में इसने शादी की है, मेरी बेटियां हैं, अब बेटियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, सो मुझे मजबूती के साथ ये ख्याल रखना है। और वो अपनी बच्ची को बस स्टॉप तक भी छोड़ने जाती है और चप्पल भी उसकी टूट गई है और चप्पल हाथ में पकड़ के चल रही है, लेकिन उसके चेहरे पर वो नहीं है कि मैं मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ अ कॉन्फिडेंट वुमन, उसकी बच्चियां भी कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, स्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक्स होनी चाहिए, इलॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए। इलॉजिकल बात अगर आप मुझे देंगे, मैं उसमें क्या कर सकूंगा? मैं अगर यहां से कन्विंस नहीं हूं एक सीन के लिए, तो मैं कैसे एक्टिंग कर सकूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूं। मेरी तो समझ में अगर कुछ आता है तो मैं उसको अपनी हैसियत के मुताबिक उसको मैं परफॉर्म कर सकता हूं। तो जिंदगी गुलजार है तो एक बहुत एक्सेप्शनल ड्रामे होते हैं जी। इसी तरह खलील के कुछ प्ले हैं, लंडा बाजार। लंडा बाजार जी, लंडा बाजार। अब वो खलील के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, आज भी बड़ी दोस्ती है। वो जुमला लिखता है, आप होश ठिकाने आ जाते हैं आपके। आप सीन पढ़ते हैं तो नॉर्मली होता है ना कि आप उसमें कुछ थोड़ा चेंजेस ले आते हैं अपने फ्लो के हवाले से, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप कहते हो यार ये जिस रिदम में इसने लिखा है ना, मैंने इसको छेड़ा तो ये ख़राब हो जाएगा। आप खुद कन्विंस्ड होते हैं कि इस डायलॉग को अगर मैंने छेड़ा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे लोगों से बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाएं ना, आप बुलाएं ना उन्हें। बदकिस्मती ये है कि पीटीवी जो है, जो कि जिसे हम समझते हैं कि हमारी तो खैर वो एक हमारे लिए तो माँ किसी हैसियत रखता है, लेकिन हमें बहुत अफसोस होता है कि जैसे पंजाब में हम लाहौर में कहते हैं कि थिएटर ख़राब हो गया,
पीटीवी भी ख़त्म हो गया, जबकि ये सारी जिम्मेदारियां पीटीवी की थीं कि वो नए टैलेंट देता, वो उनका एक सिस्टम होता जिसमें जैसे पहले किसी ज़माने में शुरू में 70s में 80s में ऑडिशंस हुआ करते थे, नए नए लोग निकलते थे, उसमें से आप एक पैनल बनाइए राइटर्स का, बाबा उन्हें पैसे दीजिए, दे डिजर्व इट, और उनसे ट्रेनिंग दिलवाइए ना, बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाइए ना, जो कि बच्चे भी डिजर्व करते हैं कि कोई तो हो जो उन्हें ट्रेन करे, लिखने का तरीका बताए। अब आप कंटेंट उसको दे रहे हैं प्रूव करने के लिए जिसने जिंदगी में कभी 4 सफ़े नहीं लिखे, आप कह रहे हैं तुमने प्रूव करना है। ये मैं एक प्ले मेरा जो मुझसे कह के लिखवाया गया, उसमें एक तवाइफ का रोल था। तो जो साहब, वो कंटेंट के साहब चेंज हुए, तो जो साहब लीड कर रहे थे उस वक्त हेड थे, उनके साथ मेरी मीटिंग थी और मैं उनके पास गया तो मुझे लगा कि मैंने कहाँ जहालत में ज़िंदगी गुजार दी है सारी। पता तो इन्हें है भाई, ये जो अक्रॉस द टेबल बैठे हुए हैं ना, इन्हें पता है सब, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक एतराज़ उठाया कि इसमें आपने वसीम साहब वो तवाइफ का रोल लिखा है तो वो उसकी अब रेटिंग नहीं आती है। तो मैंने कहा ये तो कैमियो है इसका और बड़ा कनेक्टेड है ये, वो एक्चुअली अंदरून शहर की कहानी थी, तो इट वाज रेलेवेंट। सारा एरिया जो है वो सब जुड़ी हुई गलियां हैं, लाहौर के जो दरवाजे हैं, तो उनके अंदर हमने कुछ लिखा था उस वक्त। तो बहरहाल वो रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा नहीं, ये तो वसीम साहब नहीं, वो तो ओके, मैं तो आपसे बहस नहीं कर सकता भाई, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। आई केम बैक 3 दिन के बाद उसी प्रोडक्शन हाउस से एज एन एक्टर मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया जो सारा ही तब वाइफ पे था। अल्लाह अकबर। तो मैंने सोचा कि मैं इन साहब को फ़ोन करूं और इनसे पूछूं कि भाई एक कैमियो तो आपको बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, अब ये तो आपका सेंट्रल कैरेक्टर ही जो है, मुझे जो कैरेक्टर ऑफर हुआ था वो तबला बजाने वाले का था, एक तबला बजा, वेरी इंटरेस्टिंग रोल, मैं बहुत उसको मैं कर नहीं पाया, लेकिन अगर मैं करता तो मैं बहुत मेहनत करता उस पर। वो कितना अच्छा मुझसे होता ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बहुत मेहनत से करता क्योंकि बड़ा टिपिकल सा रोल था। और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल लाइफ में आपको, अगर आप उस दौर की हिस्ट्री उठा के देखें उस बाज़ार की, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी किसी के इश्क में मर गए और तबला बजाते बजाते ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये होता है, ऐसा है। तो अब क्या करेंगे आप, इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना जी, इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। ये हम तो नहीं कर सकते इसलिए कि हमारे हाथ में तो वो पावर्स नहीं हैं। जिनके हाथ में हैं उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको देखिए। आपने बड़े शानदार प्ले बनाए हैं, बहुत अच्छे प्ले, हर चैनल ने आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है, तो फिर ये क्यों आ रहा है, ये फ्लॉ आपका बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये आपको भी डिस्टर्ब करेगा, आपके ग्राफ को भी नीचे लेके आएगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी, और तो कुछ नहीं। आई होप दे टेक इट एज अ वेकअप कॉल सर, और थोड़ा सा वो इस दे विल नॉट, यू सर्टेन दे वोंट, यस, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और वो ठीक जा रहे हैं, वो ठीक जा रहे हैं। देखिए अब आपके 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आप ड्रामा बनाते हैं, मार्केटिंग एंड कंटेंट। कंटेंट, एक मार्केटिंग है, एक कंटेंट है। मार्केटिंग वाले खुश हैं, ओके फाइन, ग्रेट, and that's why they go with the Instagram stars now who have big following on Instagram। जी जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सर, मैं तो बड़ी ग्रिम सी पिक्चर पेंट हो रही है फ्यूचर की ड्रामे नहीं, अब वो देखिए ना, वो तो हमने अभी एवरेज निकाल के बताया है ना जी, कि अगर आप 30 ड्रामे बनाते हैं और उसमें से 28 पिट जाते हैं। अब ये तो एक अपने शौक की बात है ना, आप वो GRP और TRP और SMG और क्या क्या लिख देते हैं,
फेसबुक के ऊपर आपका हर किसी का ड्रामा जो है एक ही स्लॉट में 4 डिफरेंट चैनल्स पे प्ले चल रहे हैं और चारों ने अपनी टीआरपी जो है, किसी ने 2336 बताई हुई है, किसी ने कहा है कि हमने तो मिलियन टीआरपी क्रॉस कर ली है। तो आप ठीक है, आप खुश हैं, आप खुश रहें। बट सर आपका एक ड्रामा जो अभी करंटली ऑन एयर है उसके तो नंबर्स मेरे ख्याल में डिस्प्यूट नहीं किए जा सकते, खुदा और मोहब्बत। जी। बिकॉज वो तो अगर हम खाली यूट्यूब व्यूज के हिसाब से ही गेज करें तो ऑल टाइम वॉच ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री का बन चुका है ऑलरेडी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन ईच एपिसोड। हाउ डू यू असेस खुदा और मोहब्बत? ब्रिलियंट डायरेक्टर, वेरी डेडिकेटेड, very honest to his work, open to discussion, discuss everything। वो अच्छा ड्रामा ही बनाएगा, बुरा नहीं बनाएगा। सैयद वजाहत हुसैन, वो अच्छा ड्रामा, कोई भी हो वो कासिम अली मुरीद है। प्रेम गली वाज अगेन योर कैरेक्टर वाज सो एंजॉयबल। आप मतलब ऑलवेज ओपन टू डिस्कशन, वेरी सेंसिबल, वेरी सिंसियर, वेरी डेडिकेटेड। और भी बहुत सारे हैं, मैं कुछ सिर्फ ये 2 लोगों का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे हैं ऐसे। कश्फ आपका दानिश नवाज के साथ, दानिश नवाज वाज वेरी गुड रिसेंटली। दानिश को मैंने ये कहा कि दानिश तुम्हारा कमाल ये है कि तुम जब कर रहे होते हो ना, मुझे लगता है ये तो कोई ऐसा खास नहीं इसने किया, जब जोड़ के दिखाते हो तो मैं कहता हूँ यार ये तो कमाल हो गया। सो टैलेंट नहीं छुपता जी, वो नजर आ जाता है। सो वी हैव द डायरेक्टर्स, वी हैव द एक्टर्स, वी हैव द रिसोर्सेज। आपके डायरेक्टर को, आपके एक्टर को, हर किसी को कौन डिक्टेट कर रहा है? कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट। मैं आपको क्या बताऊं सर, बता दें आज। मतलब वो एक कभी होता है कि आप कहते हैं यार खुदा के लिए मेरी बात करवाओ यार। बहुत सारे डायरेक्टर्स ये कहते हैं ना कि जी हम क्या करें, अब ये अप्रूव हो क्या आया हुआ है, ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हम बाज़ औक़ात कहते हैं यार जिसने अप्रूव किया है चलो हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है यार ये। तो वो दूसरी तरफ से जो आपके साथ गुफ्तगू हो रही होती है वो होती है कि असल में ना हमने ये सोचा था। ओ भाई आपने तो सोचा था, मैंने करना है, मुझे भी कुछ सोचने दो यार। हमने सोचा था कि आप पीली शलवार पहनेंगे, नीला दुपट्टा लेंगे, हरे रंग की पगड़ी बांधेंगे, ये अच्छा इसकी लॉजिक क्या है? नहीं लॉजिक कोई नहीं है, मगर हमने अच्छा लग रहा था, हमें यूं लग रहा था। मैं ये मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं। तो अब वो अपनी बात पर जम जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें वो अथॉरिटी दी हुई है, आप उन्हें डिफेंड करते हैं। खुदा के लिए वो बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं बार बार ये बात कहूंगा, ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग नहीं उनकी, ट्रेनिंग करें। सर खुदा और मोहब्बत के स्क्रिप्ट पे भी काफ़ी बहस मुबाहिसा चलता रहता है अक्सर के जो फरहाद का कैरेक्टर है उसके एक्शंस अच्छे तरीके के साथ पोर्ट्रे नहीं किए गए, ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसके बिहेवियर का, जो कि ऑब्वियसली अच्छा बिहेवियर या एटीट्यूड नहीं है टुवर्ड्स अ वुमन जिसने उसको कोई ऐसा मोहब्बत का इजहार तो नहीं किया था। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन? देखिए, एक होती है इंडिविजुअल सोच, एक होता है वन साइडेड इश्क। बड़ा खतरनाक होता है, वो कोई लॉजिक्स नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता कि सामने वाला मेरे साथ कमिटेड है या नहीं है। वो तो कहता है कि या तुम मुझे मिलोगे या मैं अपने आप को भी यूं कर लूंगा, और वो करता है। तो वो मुझे लगता है कि अभी प्ले ऑन एयर है, अभी चल रहा है, ज़रा उसको अपने क्लाइमैक्स की तरफ जाने दें। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये इनका कोई जवाब होना चाहिए, उनका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। ठीक है। बट सर हैविंग सीन इतना तजुर्बा और फिल्म का इम्पैक्ट, स्टेज का इम्पैक्ट, ड्रामों का इम्पैक्ट, आपको क्या लगता है कि ऑडियंस के ऊपर विजुअल मीडियम का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कि उनकी जिंदगियों में मेजर चेंज लेके आ सके? हो सकता है, हो सकता है। दुनिया में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जिन्होंने कानून बदल दिए हैं। एक फिल्म थी मिडनाइट एक्सप्रेस, इफ यू रिमेंबर, वे बैक कहीं लेट 70s में। वो एक 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 जेल के ऊपर थी, एक अमेरिकी
हैश स्मगल करते हुए पकड़ा गया है और उसको सजा हुई है, वो उस जेल में। उस फिल्म के बाद अमेरिका ने उस मुल्क के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हमें अपने जो हमारे प्रिजनर्स होंगे वो आप हमें दे दिया करेंगे और हम आपको दे दिया करेंगे। सो कानून चेंज हो गया था। इसी तरह से मिल्क एक एक लॉ चेंज हुआ उसकी वजह से। कोशिश तो करें आप यार, मीडियाज का फायदा क्या होता है? एजुकेशन ही तो है ये। आप एजुकेट किन किन चीजों से कर सकते हैं? आपका न्यूज मीडिया तो कर रहा है ना, जो कर रहा है वो हमें आपको सबको पता है। मैं तो मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं, हाथ जोड़ के उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है, आप बड़े अच्छे लोग हैं, आप मुल्क के साथ बहुत सिंसियर हैं, लेकिन आप हर कोई ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बात की इब्तदा करता है, ना किया करें, क्योंकि आगे आपने 100 झूठ बोलने हैं। नोइंग द फैक्ट कि ये बंदा जो मुझसे सवाल कर रहा है ये बिल्कुल ठीक है, आपने झूठ में उसका जवाब देना है। आपकी मजबूरी है वो, आपकी वो मजबूरी है, लेकिन आप ये ना करें। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मीडिया एजुकेट करता है जी। क्या पोइट्री ने एजुकेट नहीं किया दुनिया में? बिल्कुल किया सर। क्या अच्छे म्यूजिक ने एजुकेट नहीं किया दुनिया में? क्या अच्छे राइटर्स ने एजुकेट नहीं किया? क्या जो बुक्स लिखी जाती हैं वो एजुकेट नहीं करती हैं? आप कर सकते हैं, आप कोशिश तो कीजिए। आप एक सेट पैटर्न से बाहर तो निकलिए। बाबा, सास बहू के झगड़े से बाहर निकलोगे तो कुछ करोगे ना यार। कोई हिम्मत ही नहीं करता कुछ डिफरेंट करने की, बस वो रेटिंग्स वाला सर्कल, वही बस। उस सर्कल में आप एक सर्कल आपने बना लिया, उसमें आप घूमते चले जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। आप कोई ऑफ द कफ मुझे स्क्रिप्ट लिख के दीजिए, अगर अप्रूव हो जाएगा मुझे पकड़ लीजिएगा। नहीं होगा अप्रूव, मैं आपको लिख के देता हूं, नहीं होगा अप्रूव, नहीं होगा। वही बातें लिख दें आप जो हो रही हैं, फौरन अप्रूव हो जाएगा। सॉरी अगर भाई किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आजकल इन सख्तियों से भी बहुत डर लगता है। मतलब सर, ये जो कैंसिल कल्चर है, आप ये बात कर रहे हैं, रिसेंटली फिरदौस जमाल साहब आपके दोस्त हैं, इफ आई में गो देयर, उन्होंने कोई कमेंट्स पास किए थे माहिरा खान के ऊपर। बहुत लोगों ने तनकीद की उनको, शायद उनको वो बात नहीं करनी चाहिए थी, शायद क्या यकीनन नहीं करनी चाहिए थी, बट जो उनका जो फ्लिप साइड जो रिएक्शन आया कैंसिल कल्चर वाला कि यार कि इनको तो काम ही नहीं देना, उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, माहिरा को मैं बहुत बड़ी स्टार समझता हूं, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज एलिगेंट, शी इज द फेस ऑफ पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट। जो सच बात है, सच तो कोई है ही नहीं। प्रोबेबली द बिगेस्ट फीमेल स्टार, द बिगेस्ट। और मुझे तो उसकी एक्टिंग भी कभी कोई ऐसी खामी दिखाई नहीं दी उसमें कि मैं कहूं कि बहुत ही वीक एक्टर है। ठीक है, एक्टिंग में उसने मुझे किस हद तक इंस्पायर किया वो एक अलग बात है, बट वो एक इंडिविजुअल की राय हो सकती है ना जी, मेरी राय हो सकती है ना। मेरा ख्याल है कि फिरदौस साहब ने 2 बातों पे तनकीद की थी। एक तो तनकीद थी कि फिरदौस साहब ने ये कहा था कि शी इज नॉट अ गुड एक्टर। ठीक है, एक इंडिविजुअल की राय है, मैं किसी के बारे में भी कह सकता हूं, कोई मेरे बारे में कह सकता है, यही बात फिरदौस साहब मेरे बारे में भी कह सकते थे कि मुझे नहीं वसीम कभी इंप्रेसिव नहीं लगा। ओके, नो ऑफेंस, कोई बात नहीं है। ये बात उन्होंने कहीं गलती से कही, नहीं कहनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए, मुझे ये राइट नहीं है ना जी कि मैं किसी की एज को मीडिया पे बैठ के डिस्कस करूं, ये कहूं कि इस एज में तो अब यूं करना चाहिए या वैसे करना। भी क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अगर लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, 60 साल की उम्र में भी करना चाहिए। बात तो एक्सेप्टेंस की है ना जी। एंड आई थिंक शी इज वेरी चार्मिंग, शी इज वेरी वेरी चार्मिंग। वो 18-19 बरस की उस नई मॉडल लड़की या नई एक्टर से बहुत ज्यादा प्रेटी है, एंड शी हैज दैट चार्म। वो एक उनमें वो बात है, द स्क्रीन प्रेजेंस, द स्क्रीन प्रेजेंस, ऑब्वियसली।
यकीन मानिए कि इसमें ये बात नहीं है कि वो शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, ये तो कोई ये भी एक अचीवमेंट है, क्यों ना माने इसको, मानना चाहिए ना। किसी ने अगर कुछ अचीव किया लाइफ में तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको उसका क्रेडिट दीजिए। फिरदौस साहब को ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर जो फिरदौस साहब के साथ की गई वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मतलब 3-4 दिन कॉन्टिन्यूसली फेसबुक पे उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई है। यार लुक एट हिम यार, ही सच अ ग्रेट एक्टर। मैं इतना बड़ा फैन हूं फिरदौस साहब का, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ही सच अ बिग एक्टर, सच अ बिग एक्टर। इस तरह का रवैया वो भी डिजर्व नहीं करते थे। मेरा ख्याल है कि वो भी ये कह देना कि उनको काम ही ना दिया जाए दोबारा, आप तनकीद उन्होंने की, आप उनके कमेंट पे कहते हैं, उनको नहीं कहना, आप जरूर तनकीद कीजिए, आपका राइट है, आप कहिए आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, आपने गलत कहा है। यकीनन वो आके उसको कुछ क्लैरिफाई भी करते, शायद उन्होंने किया भी एक आध प्रोग्राम, अपोलोजाइज भी कर सकते थे, अपोलोजाइज भी करते अगर आप इसी जगह पे रहते, मौका तो देते उन्हें। आपने तो फिर उन्हें मतलब कुछ ने तो ये कहा कि भाई आप तो फिर इसके मुताबिक तो आप तो मरने वाले हैं जो आपकी एज है। अबे यार खुदा का वास्ता है, थोड़ी इज्जत रहने दो, थोड़ी इज्जत रहने दो। जिसको कोई 42 ईयर्स हो गए ना काम करते हुए, जो काम आज आप कर रहे हैं उसको 42 बरस हो गए हैं ये काम करते हुए, और उसने क्या कुछ अचीव नहीं किया हुआ, क्या कुछ अचीव नहीं किया हुआ। आज जमाना और है, इसका मतलब यही तो ट्रेजेडी है आपके मुल्क में। आपने पुराने स्टार्स को क्या जिंदा करना है, आप तो जीते जी मार रहे हैं, आप तो जीते जी मार रहे हैं भाई। मतलब मैं खुद फिरदौस साहब की इस बात पे तनकीद कर रहा हूं ना कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर उसके जवाब में जो आपने किया वो भी जरा ज्यादा हो गया। सर, अनदर thing that's really close to my heart is that somehow हम लोग जो हमारे legends हैं सर, हम कभी भी इंसाफ नहीं कर पाए हमारे सीनियर एक्टर्स के साथ, हमारे legends के साथ। As a matter of fact, we were having this conversation earlier as well. Even your father, Inayat Hussain Bhatti साहब, did not receive a pride of performance. That is so as you're laughing, मतलब ये इतनी कोई ridiculous किस्म की बात है कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक नहीं मिला। और नहीं बनदा भी नहीं बनदा, तेरा कुछ भी नहीं बनदा, उनका कुछ नहीं बनता था इनकी नजर में। इसमें हंसा ही जा सकता है, इनकी इस जहालत पे हंसा ही जा सकता है, इनकी इस बेहूदगी पे हंसा ही जा सकता है। और ये मैं अरबाब इख्तियार से कह रहा हूं, ये मैं किसी एक्टर से या फील्ड के किसी बंदे से नहीं कह रहा, ये मैं उस ब्यूरोक्रेसी से कह रहा हूं जो बैठी हुई है वहां पे। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो उस दौर के थे, कुछ दुनिया से चले गए होंगे, कुछ अभी भी होंगे। मेरे लिए वो इज्जत की जगह है, लेकिन बेहोश लोग थे, वो बेहोश लोग थे। आज के भी बेहोशी हैं, ये भी बेहोशी हैं, होश इनको भी नहीं है। बात यह है कि यार इट्स नॉट बिकॉज ही वॉज माई फादर। अगर इनायत हुसैन भट्टी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला ना, तो मुझे तो अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किसी दरिया में फेंक देना चाहिए। खुदा का वास्ता है यार, शर्म आनी चाहिए आपको। लुक एट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओ भाई देखिए, आज की जनरेशन को तो नहीं पता, क्या पता ये आप जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं और 5, 10, 15 साल के अंदर आप मलिका तरन्नुम नूरजहां को भूल जाएंगे। मेहदी हसन साहब को तो आप भूल चुके हैं, आलम लोहार को तो आपने भुला दिया, मसूद राना तो किसी को याद नहीं, अहमद रुश्दी का तो किसी को पता नहीं, इनायत हुसैन भट्टी तो कहीं खो गया। बेशुमार और सिंगर इस तरह के, और बेशुमार आपकी फीमेल सिंगर्स चली गई। आज आप क्या कर रहे हैं म्यूजिक के साथ? आज आपने क्या किया है म्यूजिक के साथ? कोक स्टूडियो करते, कोक स्टूडियो जिसमें एक ओरिजिनल चीज नहीं है। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप कोई ओरिजिनल चीज बनाएं। आप करोड़ों रुपए उस पर खर्च करके पुराने गानों को रीमिक्स कर रहे हैं, और जिसका क्रेडिट है उसको दे नहीं रहे। उसकी तस्वीर लगाएं पीछे, बताएं, 2-4 मिनट उस पर खर्च करें कि ये वो हस्ती है, ये मुजीब आलम है,
जिसने गाया था यूं खो गए तेरे प्यार में हम। ये अहमद रुश्दी हैं जिनकी लातादाद लिस्ट है, ये मसूद राना है। आप क्या कर रहे हैं? वही बात, मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। आप कोई उसका गाना गा रहा है, कोई उसका गाना गा रहा है, कोई उसका गाना गा, ये कोक स्टूडियो हो रहा है। करोड़ों रुपए आप इस पे खर्च कर रहे हैं। कभी उसको पकड़ लाए, कभी इसको पकड़ लाए, कभी उसको पकड़ लाए, कभी उसको पकड़ लाए। फिर इज द ओरिजिनलिटी। कितनी फिल्में अब तक रिलीज हुई हैं हसन मियां यहां अब तक? ये इस आफ्टर रिवाइवल, जी, आफ्टर द रिवाइवल ऑफ द सिनेमा सर, प्रॉब्ली डजन और 2 डजन सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। एक गाना बता दीजिए किसी फिल्म का, चलिए आप मुझे बता दीजिए। नहीं सर। किसी फिल्म का कोई गाना याद है आपको? इसलिए कि आप ओरिजिनल म्यूजिक ही नहीं बना रहे, बना ही नहीं रहे। आप इस पे ही खुश हैं, आप इस पे ही खुश हैं। धुन बनी हुई है, कॉम्पोजिशन हुई हुई है, इसमें हम गिटार ऐड कर देंगे, इसमें हम ऑर्गन ऐड कर देंगे, इसमें हम फलां चीज ऐड कर देंगे। वाह वाह, वेरी गुड। और करो भाई, ये सब कुछ करो। इस जनरेशन को बताओ तो सही कि ये ओरिजिनली किसने गाया था। किसी को पता ही नहीं है कि वो चन मेरे मखना जिसने तबाहियां मचा दी थी, वो इनायत हुसैन भट्टी ने गाया हुआ है भाई। वो इनायत हुसैन भट्टी ने गाया हुआ है। आप बताते ही नहीं है किसी को। अली हैदर एक सिंगर थे, अब भी होंगे जी जी, अब शायद वो कहीं रिक्लूसिव हो गए थोड़े या, से, इंटरनेशनल, जी जी, इज मूव अब्रॉड। जी जी। उन्होंने मैडम का एक गाना गाया, सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगामन आ गया। कैन यू इमेजिन कि म्यूजिक में उन्होंने अपना नाम दिया हुआ था। आई वॉज सो पिस्ड ऑफ। आई थॉट मैं इसको मिलूं कहीं और मैं इसको कहूं यार तुम पागल हो, आर यू मैड? इतनी बड़ी सिंगर का गाना तुम गा रहे हो और उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हो। तुम्हें यह चाहिए कि गाना शुरू करने से पहले ये कहो कि ये किसने गाया हुआ है, और मेरी औकात नहीं कि मैं उस तक पहुंच सकूं, लेकिन मैं एक कोशिश करने लगा हूं या करने लगी। आप तो अपने आपने स्टार्स को जो मर चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें क्या आपने जिंदा करना है? आपने तो जिंदों को मार दिया है। आप मुझे बताइए, यहां पर एक अवार्ड होता है, वो साबुन का जो अवार्ड है। जी सर, अब नाम नहीं मैं लेना चाहता, आप ले लें सर, लक्स स्टाइल अवार्ड या और भी जो अवार्ड्स हैं। कितनी बार आपने देखा है फ्रंट रॉ में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को बैठे हुए? कितनी बार आपने देखा है आबिद अली साहब दुनिया से चले गए, कबीर खान साहब एक बार एक प्ले में नॉमिनेट हुए थे, उनको बिठाया गया था, वो भी शायद पता नहीं फ्रंट रॉ में थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता इस बात का। आप तो उनको नहीं मुंह लगाते भाई, इसलिए कि आपको ग्लैमर चाहिए, सिर्फ ग्लैमर चाहिए आपको। आपको वो लड़कियां चाहिए जिन्होंने ग्लैमरस ड्रेसेस पहने हो और वो कैमरा उनसे पैन करके इधर और उधर जाता हो और ऊपर भी यही कुछ हो। 100 बार करो, करना चाहिए आपको। वो बच्चियां भी डिजर्व करती हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी डिजर्व करते हैं। लेकिन यार, शर्म नाम की कुछ चीज है। वो खातून, उन्होंने एक ड्रामा भी शायद किया हुआ है, उनका एक प्ले मैंने देखा था बहुत पहले, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, जो उसको ऑर्गेनाइज करती हैं। तो उनका क्या ताल्लुक है इससे? वो तो मॉडलिंग वर्ल्ड में थी, वो तो मॉडल थी भाई। उनका इंटरेक्शन तो मॉडल्स के साथ है, उनका क्या ताल्लुक है? आप परफॉर्मेंस पे अवार्ड अनाउंस कर रहे हैं, आप एक्टिंग पे या राइटिंग पे अवार्ड दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजर को पता ही नहीं कि इस मुल्क में कौन लेजेंड था, किसने क्या किया हुआ है, उसको इल्म ही नहीं है। उसने क्या डिजाइन करना है, उसने तो वो उसकी डिजाइनिंग तो वही होगी। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, बट नॉट जस्ट वन पर्सन। ये तो हमारी आजकल की यंग जनरेशन को इन बड़े नामों का तो पता ही नहीं है, इसलिए कि उन्हें बताया ही नहीं गया ना जी। उन्हें पता इसलिए नहीं है ना हसन, यही तो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि उन्हें, मुझे बताइए, इंडिया के चैनल्स जो हैं, कलर्स हुआ या सोनी हुआ, वो अपनी फिल्म की बेस पे चलते हैं। वो भी ड्रामे उनके होते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें? इंडियन आइडल, डांस के प्रोग्राम्स। अब इंडियन आइडल में क्या होता है? ये एपिसोड डेडिकेटेड टू किशोर कुमार, दिस एपिसोड डेडिकेटेड टू आर डी बर्मन, दिस एपिसोड डेडिकेटेड टू फला बंदा।
उनके गाने, उनकी गाई हुई चीज़ें, कभी वहीदा रहमान साहिबा को बुलाते हैं, वो कभी आशा पारिक बैठी होती हैं सामने, धर्मेंद्र बैठे होते हैं और लोग बैठे होते हैं, उनकी पुरानी फिल्मों के गाने। शो तो ऐसे बनते हैं। डांस का एक शो होता है जिसमें बच्चे भी डांस करते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आपने कभी कोई ये सोचा कि एक स्लॉट आधे घंटे का हम इसके ऊपर रखें? ये हिट होने वाला कंटेंट है भाई, ये हिट होने वाला कंटेंट है, ये पिटने वाला कंटेंट नहीं है। कभी आपने सोचा कि एक तो हम रिवाइवल करेंगे, दूसरा हम ट्रिब्यूट देंगे अपने पुराने सिंगर्स को? मतलब खुदा का वास्ता है यार, न्याजी साहब, अपने मुनीर न्याजी साहब, यार आलिम लोहार साहब, आपने इस मुल्क में फोक की तबाही मचा दी है, खत्म ही कर दिया है उसको, बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। सर इस सब का रूट कॉज क्या है? लेकिन रूट कॉज यही है जी कि उसके हाथ में वो चीज नहीं है जिसके हाथ में होनी चाहिए। अगर उसके हाथ में भी है, मैं मानता हूं कि जी कोई अवार्ड को बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजर होगा जिसकी स्पेशलाइजेशन होगी कि वो अवार्ड बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकता है। ओ भाई, वो किसी से मशवरा तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये वजह है ना। मैं अपनी नई जनरेशन को उन लोगों के बारे में बताऊंगा तो उन्हें पता चलेगा ना। मैं बताऊंगा, अगर मैं पढ़ा ना होता, मुझे क्या पता था हु वाज बाबर, हु वाज हुमायूं, हु वाज द मुगल्स, हु वर द गौरीज, हु वर द लोधीज? मुझे क्या पता होगा? मुझे तो नहीं पता होगा ना शेरशाह सूरी कौन था, मुझे तो नहीं पता होगा ना, अगर मुझे पढ़ाया ही नहीं जाएगा, बताया ही नहीं जाएगा। बताया जाएगा तो पता चलेगा ना। आपने तो इस मुल्क में ये सोचा कि ये चैप्टर तो क्लोज हो गया है, ये जो 40 साल पहले वाला जो चैप्टर था ये तो क्लोज, हम तो ब्लेस्ड हैं, अल्लाह का शुक्र है आज भी काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक का एहसान है परवरदिगार का कि आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि जब किसी का काम खत्म होगा वो खत्म हो जाएगा, पीरियड। और उनको जिंदा रखने का सोचो यार, ये लेगेसीज होती हैं, आपको सोचना चाहिए, ये लेगेसीज होती हैं। सर इतने बड़े बड़े बैनर भट्टी फिल्म्स की लेगेसी को इधर नहीं रिवाइव कर सकते? सर मैं कहता हूं जी वो मेरी हिमाकत है, देखिए वो मेरी जिम्मेदारी थी ना, उसको रिवाइव करना, भट्टी पिक्चर्स को रिवाइव करना मेरी जिम्मेदारी थी। बहुत सारी मेरी जिंदगी के मसाइल ऐसे होंगे जिसकी वजह से मैं नहीं रिवाइव कर सका। और बट जनरली जो एक रिवाइवल ऑफ द सिनेमा है, या जो जनरली म्यूजिक का जो रिवाइवल है, उसमें तो आप कुछ इनपुट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बंदा खुदा, आप क्या कर रहे हैं? आप तो, मेरा मतलब ये है कि हंसी आती है। मैं तो कभी, मैं एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं इंटरव्यूज को ना अवॉइड ही इसलिए करता हूं, मैं हाइपर हो जाता हूं। फिर मुझे पता है कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं और मेरे अंदर ये बातें चुभती हैं जब मैं देखता हूं कि यार किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन था, किसी को पता नहीं रानी कौन थी, दीपा कौन थी। यार इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मर्स, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, बाबरा शरीफ का कितना काम लोगों ने देखा है, यहां आपने कितने ट्रिब्यूट्स दिए हैं उसको। फैबुलस एक्टर, उससे जबरदस्त एक्टर पाकिस्तान में शायद ही कभी आए। शी वाज सो गुड। किसी को क्या पता सबिया खानम कौन थी? लोगों को यह पता है आशा पारेख कौन थी, लोगों को हिंदुस्तान में यह पता है, उनको ये पता है कि उन्हें पता राजेश खन्ना कौन था, उन्हें पता राज कपूर कौन था, उन्हें पता शमी कपूर कौन था। जी, इसलिए कि वो उन्होंने उनको मरने नहीं दिया, मर के भी मरने नहीं दिया। मतलब 30 साल बाद आज की जनरेशन को कोई नहीं जान रहा होगा कि ये कौन थे। यही साइकिल कंटिन्यू होगा। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट भाई। ये आर्ट्स के मामले में सर, एज अ नेशन ऑल्सो आई थिंक वी लैक ट्रेमेंडसली, कि आर्ट्स को हम ना समझ नहीं पाते, या हम उसको वो जो डिजर्व करता है, ये पूरा जो इंडस्ट्री है, जो क्राफ्ट है, जो रिकग्निशन ये डिजर्व करता है, हम उसको दे ही नहीं पाते, बिकॉज प्रॉब्ली वी एज अ नेशन हैज नेवर टेकन इट सीरियसली। नहीं दे पाते ना जी, यही तो बदकिस्मती है ना। मैंने आपको अर्ज किया ना कि अब रेटिंग गेम शुरू हो गई हुई है। पहले कमर्शियल था, फिल्म तो कमर्शियल थी ना, समझ में आती थी बात। मैं सुल्तान राही साहब को नहीं कास्ट करूंगा, मेरी फिल्म नहीं चलेगी, मुझे फाइनेंशियली नुकसान होगा, समझ में आया, ठीक है। अब रेटिंग का नुकसान है,
मुझे नहीं पता उसमें कमर्शियल कम हो जाते हैं या क्या होता है, कमर्शियल्स तो हम उतने ही देखते हैं, हर फुस से फुस ड्रामे में भी उतने ही कमर्शियल चल रहे होते हैं। वो तो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हैं, वो बना लेते हैं इस तरह की गेम। एक्सपेरिमेंट्स करो यार, कुछ तब्दील करने की कोशिश करो, अपना आप तब्दील करो। जो इसमें इनिशिएटिव लेगा उसको क्रेडिट जाएगा, ट्रू, वो डिस्क्रेडिट नहीं होगा, उसको क्रेडिट दिया जाएगा कि यार इसने ये रिवाइवल का सोचा था, इसने ये किया है, इसने ये फलां राइटर जो है पुराना, इसने अशफाक साहब के ड्रामों से इंस्पायर होके या उनका कोई स्क्रिप्ट लेके वो करने की कोशिश की है। क्या लोग नहीं समझेंगे? आपने अपनी मतलब आप फिलॉसफी से इतना दूर ले गए हैं लोगों को कि आप इशफाक साहब का स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि उसमें फलसफा है। इशफाक साहब ने बेइंतहा हसीन ड्रामे लिखे हुए हैं जो रोमांस पर हैं। एक हकीकत 100 अफसाना आप उठाकर देख लीजिए, एक से बढ़कर एक प्ले है, एक से बढ़कर एक। पता ही नहीं उन्हें, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। वो ये कंटेंट वाली टीम बैठी हुई है जो उनको, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बानो आपा का, इशफाक साहब का, नूरुल हुदा शाह का, डॉक्टर डेनिस आइजक का, अमजद साहब का, असगर साहब का और बेशुमार अनवर साहब का, इनका आप बगैर टाइटल के प्ले भेज दीजिए, नाम ना लिखिएगा ऊपर, रिजेक्ट हो जाएंगे। 3 एपिसोड नहीं पढ़ेंगे, 3 पढ़ने के बाद कहेंगे सर इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, और सर ये मैम जो भी सामने बैठी होंगी वो कहेंगी तो ठीक है, नहीं वो उनको मना कर दो। ओ यार माफ कर दें, अल्लाह का वास्ता है, आपके हाथ में भाग दौड़ है, माफ कर दीजिए। सर आई कैन सो रिलेट विद योर फ्रस्ट्रेशन, आई कैन सी इट। और मैं ऑल्सो बिकॉज हम आजकल इतना क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं ड्रामों को, आई कैन अंडरस्टैंड। बट सर इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको, इंडस्ट्री को बेहतरी की तरफ ले जाएं, या बेहतरी की तरफ ना भी लेके जाएं, एटलीस्ट जवाल से तो बचाएं। देखिए, मैं सोशल मीडिया पर जो लोग हैं जैसे आप हैं, इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिनकी खासी व्यूअरशिप है, अच्छी तगड़ी व्यूअरशिप है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पुराने सिंगर्स की लिस्ट निकालिए, पुराने एक्टर्स की लिस्ट निकालिए, 5 मिनट का सेगमेंट कर लीजिए उनके ऊपर, लंबा ना करें आप, 10 मिनट का सेगमेंट कर लीजिए उसके ऊपर। आप ये इनिशिएटिव लें, आपको क्रेडिट जाएगा। आप लोगों को बताएं ये सिंगर कौन था, ये सिंगर कौन था, ये कौन थी, रूना लैला कौन थी, नाहिद अख्तर कौन थी। हजारों की तादाद में हिट गाने हैं, हजारों की तादाद में, 1-2 गाने नहीं। अब तो बहुत आसान हो गया है ना, एक गाना आपका हिट हो जाए, आप जगह जगह उसको, एंड ओके फाइन, आप डिजर्व करते हैं, ये आप डिजर्व करते हैं कि आप पैसा कमाएं, बट आप लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। अब इस जगह पे आप हैं कि आप कर सकते हैं ये, और इसका आपको बड़ा क्रेडिट जाएगा, बहुत क्रेडिट जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, इस पे उस दौर के लोग नहीं, या आज से, यार मैं कौन सा 150 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 20-25 साल पुरानी बात है ना। बहुत लोग हयात हैं, जैसे हम जिंदा हैं, हमारी एज ग्रुप के बहुत लोग जिंदा हैं भाई, वो देखेंगे, वो खुश होंगे कि हाँ यार ये देखो, ये अहमद रुश्दी साहब पे प्रोग्राम हुआ है यार, दिस इज अ ब्यूटीफुल, ओह अच्छा ये गाना भी अहमद रुश्दी ने गाया हुआ है। आपने तो मौसीकी का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया, बिल्कुल तबाह ही करके रख दिया आपने। वो सर आप वाली बात है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लोगों के पास कि कोई वो इतनी रिसर्च ही नहीं है कि प्रोग्राम कर सकें, ना किसी ने संभाल के रखी, ना आर्काइव्स हैं यहाँ पे। नहीं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सब कुछ, यूट्यूब जिंदाबाद सर, हमारी तो डेफिनेटली मिल जाएगा। आप विकिपीडिया पे देखिए ना, आपको पूरी हिस्ट्री, तो हर एक्टर, पुराने सिंगर की आपको डिटेल्स। सर मैं तो इंशाल्लाह, और म्यूजिक में कोई गाना ऐसा नहीं जो आपको ना मिले, बहुत वेरी रेयर सॉन्ग्स जो आपको नहीं मिले। सर मेरी तो पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, आप इस, एंड इट विल बी अ ग्रेट सर्विस, आई एम टेलिंग। नो सर, हमारी इतना क्या मजाल कि हम जो इतने बड़े बड़े नाम है उनको हम क्या सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। बट डेफिनेटली सर, विद योर हेल्प, विद योर सपोर्ट इंशाल्लाह, एंड विद अदर सीनियर्स हेल्प एंड सपोर्ट, हम इसको जितना हो सकेगा इंशाल्लाह सर जरूर हाईलाइट करेंगे। मैं फिल्म में 50 साल है मेरे फिल्म में,
50 years. When I was a child, I used to go to the studios. मुझसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दरकार हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी. आप 1 घंटा मुझसे पूछिए म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में, म्यूजिशंस के बारे में, राइटर्स के बारे में, लिरिसिस्ट्स के बारे में, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा. सर थैंक यू सो मच सर, इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर. जस्ट द फैक्ट कि आपने हामी भर ली मेरे साथ ये गुफ्तगू करने की, मेरे लिए ये, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि पर्सनली एक बड़े प्राइड की बात है सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड देयर इज स्टिल सो मच दैट वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट द फैक्ट दैट यू वर एक्चुअली द वन ऑफ द फर्स्ट प्रोड्यूसर्स जब प्राइवेट टीवी चैनल शुरू हुआ. जी जी, फैमिली फ्रंट, इतनी सारी चीजें मैंने बात नहीं की, लेकिन सर आई होप कि इंशाल्लाह हमें दोबारा एक बार मौका मिलेगा बैठने का. बिल्कुल सर जाने से पहले कोई मैसेज आपके लाखों करोड़ों फैंस के लिए? मैं बिल्कुल मैसेज जो देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि भाई, मैंने जो बातें की इनको दिल पे मत लीजिएगा. खुदा के लिए आपकी बेहतरी की बात की है. ज़िंदगी में काम जो है बहुत मुश्किल से आता है. हमें 40 साल में नहीं आया, तो आपको 2-4 साल में मुश्किल है कि आ जाए. तो इसलिए इन बातों को दिल पे मत लगाइएगा. सोचिएगा ज़रूर इस पे और अमल करने की कोशिश कीजिएगा. आप बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ. बाकी सबसे यही है, जो हमसे प्यार करते हैं यूँ ही मोहब्बत करते रहिए, यूँ ही देखते रहिए, और जब तक अल्लाह ताला ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी हुई है, हम इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. थैंक यू सर. एक छोटा सा और सवाल आ गया, सॉरी मैं आपका वक्त ले रहा हूँ, बट सर यू बीन अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ, यू बीन अ राइटर, यू बीन अ डायरेक्टर, तो इसकी तरफ वापस आने का कोई सोच अगर आ रही हो कि शायद प्रोड्यूस करना चाहें, दोबारा लिखना चाहें, दोबारा डायरेक्ट करना चाहें? नहीं, वो लिखें क्या लिखें, वो प्रूव ही नहीं होगा. जो अप्रूव करना चाहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, वो हमसे नहीं लिखा जाएगा. डायरेक्शन हाँ ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगा फिर एक बार. लास्ट मैंने मेरा ख्याल है 2014 में की थी. ANB के लिए एक प्ले मैंने किया था, लाडो में पली जी. तो करना चाहूँगा फिर इंशाअल्लाह. जो ही किसी ने मुझे इस काबिल समझा और कोई स्क्रिप्ट मुझे अच्छा मिल गया तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा. आई वुड लव टू डू इट. मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ डायरेक्ट करूँ, तो ज़रूर करूँगा. और स्क्रिप्ट मतलब कैसे कहें वो मुश्किल बात है, वो अप्रूव नहीं होगा. चले सर, आई होप इंशाल्लाह वक्त बदले इंशाल्लाह, और जो पोजीशन ऑफ पावर पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको कोई वेकअप कॉल आए किसी तरह से. इवन तो आपने कहा कि मुश्किल है थोड़ा, बट यू नेवर नो, शायद ऐसा हो कि कुछ किसी दिन कोई तब्दीली आए. सर थैंक यू सो मच वंस अगेन. प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मैं अल्लाह थैंक यू. थैंक यू.